अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव हम यहाँ होते हैं। मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन जी आपके सामने होते हैं और आप हमारे शो को पसंद कर रहे होते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन न्यूज़ तो सब बता रहे होते हैं। हम ये कि हम तो जिस तरह की न्यूज़ चूज करते हैं, एक तो वो हमारी खासियत है, जिस तरह का उस पर तबसरा होता है, डिस्कशन होती है, अनफिल्टर्ड अनकट, क्या बात है। हाँ, मतलब कुछ ज्यादा फॉर्मल अंदाज नहीं है हमारा। हाँ। वो जो एक होता है ना कि न्यूज शोज में फॉर्मली जरा सवालात भी होंगे और फिर सारी चीजें होंगी, हम जरा कैजुअल वे में लोगों के आम जबान में आम से सवाल, बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं, मैं सीख रही होती हूँ तो मैं खुद ज़ुहैब से पूछ लेती हूँ कैजुअली, या जो भी एक्सपर्ट होते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, तो इसलिए आप सब समझ सकते हैं, डोंट वरी। तो इसलिए ये शो जो है उसको आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी, और हम कोशिश करते हैं कि अपने जो अच्छे जो सेगमेंट्स इस तरह के हुए हैं जो आपको मजा एंटरटेन भी हो, तो वो हम सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं। मुझे पता है कि ज़ुहैब एक बात मैं कह रही हूँ, शुक्र है कि मैंने न्यूज़ शो ना पहले नहीं किया। हाँ। कम उम्री में, तब एंटरटेनमेंट की बातें समझ भी आती थी और आसान होता था। मैं कहती हूँ उस वक्त अगर मैं न्यूज़ का शो कर रही होती, मुझे ये मामलात नहीं समझ आते, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइन्स, सी बिटवीन द पिक्चर्स, है ना, ये जो समझ और फहम है ना, ये अब मुझे लगता है एक्सपोजर उम्र के साथ कुछ लोग, मेरे जैसे लोगों को जरा देर से ही चीजें समझ आती हैं, अब समझ आती हैं अब। लेकिन फिर एक मसला है, जब समझ आने लगती है ना न्यूज़ के मामला, तो परेशानी होने लगती है, नहीं तो एंटरटेनमेंट अजीब लगती है, फिर वो फजूल लगती है कि ये क्या आप लोग जो कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए अच्छा, हर इंसान का हमारी जितनी यानी लोगों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ना आपका स्टेक है इसमें, इस मुल्क में। So true. ठीक है, अब आप ये कहते हैं मैं ए पॉलिटिकल हूँ, ये अक्सर स्टेटमेंट आपने देखी ना कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ। भाई क्यों है आप ए पॉलिटिकल, पहले बताएं। आप पढ़े लिखे इंसान है, ए पॉलिटिकल क्या होता है? ए पॉलिटिकल होता है कि भाई मैं तो सियासत का, मैं बिल्कुल सियासत से मैं बिल्कुल कैसे हो सकता है ये काम? जब आपने पॉलिटिक्स को ही यहाँ पर यानी पार्लियामेंट चलनी है, यहाँ पे सियासी जमातें होनी है, एक वोटिंग का सिस्टम होना है, इलेक्शंस होने हैं, तो आप एक शहरी होने की हैसियत से पॉलिटिकल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी जमात आपके हुकूक की बात करिए, ताकि आगे आपको वोट डालना है। अच्छा नहीं, अच्छा ये तो एक किस्म के टाइप के लोग होते हैं, एक और टाइप के लोग होते हैं जो मुझे बहुत मिलते हैं, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। अरे जंग तो हो ही नहीं रही, ये तो ऐसे ही मजाक है, अरे वो तो है ही नहीं, अरे ये तो एक्टिंग है, ये झूठ है। उनको सब पता होता है कि असल में पिक्चर क्या है। हर चीज के पीछे एक उनकी अपनी थ्योरी होती है, जो कि गलत थ्योरी होती है, और उस पर वो अड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे, सही कह रही हैं। मुझे, मैं ऐसे कहती हूँ बेवकूफ लोगों के साथ आप क्या बहस करें, ना ही करें। सही बात मैं तो कहती ना ही जो है ना मुंह लगे इनसे बात करेंगे, फायदा कोई नहीं। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज आपको भी अभी फेस करना पड़ा होगा, जैसे आप ये शो करती है ना, मुझे बहुत करना पड़ता है। आप किसी महफिल में गए, कहीं गैदरिंग है कोई, अब वो क्या करते हैं, कोशिश उनकी जहन में होती है कि आपको आपसे पहले बता दें कि क्या क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। और मैं गलत नंबर्स भी सुन, अच्छा मुझे पता है गोल्ड का ये, मैंने कहा ये रेट चल रहा है अभी ये, अरे तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, अच्छा मुझे देख के उनको लगता है कि इसको तो नहीं पता होगा। हाँ, वो ये समझते हैं, पहले ही वो कोशिश ये करते हैं कि यार तुम्हें क्या पता है, तुम तो इसमें, हमें पता है, हमें ज्यादा पता है तुमसे कि सियासत में क्या चल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस को मैं कहती हूँ कमाल है, और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना और झेलना बड़ा मुश्किल है। सही बात है। तो आज के शो में जरा बताएं भाई क्या क्या है, क्योंकि बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज हमारी सबसे पहले हम शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के साथ डायलॉग, तीसरा उसका दौर इस्तांबुल में, और तीसरे दौर में भी कुछ नहीं निकल रहा है अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां से एक्सेप्टेंस ही नहीं। ये गाड़ी आगे नहीं जा रही, ये गाड़ी रुक गई है सिग्नल पे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो टीटीपी की जो अभी बात करी थी, हम भी पढ़ ही रहे थे कि वो यही तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि टीटीपी एग्जिस्ट करती है। Exactly. और आई थिंक वो चाहते भी नहीं है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया को पता चले। एक दफा उन्होंने साइन कर दिया तो वो तो हो जाएगा कि एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो है। जी अच्छा, इसमें एक चीज नादिया, मैं पढ़ रहा था, एक स्टोरी आई बड़ी, यानी नॉर्दर्न अलायंस एक वहां पर है, और बहुत उन्होंने अफगान तालिबान के साथ उनकी काफी मामलात रहे हैं। तो उनके अहमद शाह मसूद की फोर्स थी, तो उनके बेटे का इंटरव्यू, जो कि 1 साल पुराना, बीबीसी को उन्होंने दिया है, तो उसके बेटे का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो ये कह रहा है कि जो तालिबान की हुकूमत आई है, यानी अफगानिस्तान में, वो बुरी हुकूमत है, उसने कहा इसका एक नेक्सस है टीटीपी के साथ। बिल्कुल। और वो नेक्सस क्योंकि वो वहां के ही हैं, नॉर्दर्न अलायंस के हैं, उनके बेटे हैं वो, तो उन्होंने बाकायदा एक्सपोज किया है कि इससे तो स्ट्रेंथन हुई है टीटीपी ये हुकूमत आने के बाद। और मुझे ये लगता है कि ये जो हुकूमत आई है ना, ये वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है नहीं। जिस तरह की इनकी पॉलिसीज, तो क्या पॉलिसीज तो फिर भी किसी सही मुल्क की होती हैं, इनके जो इरादे हैं और जो इनकी नीयत है वो सही नहीं। बिल्कुल। और किसी चीज पर ज़ाहिर वो सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है, और वो लिखत में कुछ देने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर इसके साथ वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब का, और वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज है जनाब, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव
की नवा एडिशन है, उसमें वो शिरकत करेंगे। और इन्वेस्टमेंट को लेकर तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से आप देखें कि पाकिस्तान की सपोर्ट में मुझे बड़े $billion का जो है साथ में कोई कुछ मुआहदा टाइप हो रहा है चीज, ये क्या है? कोई अच्छी न्यूज ही है? असल में अच्छी न्यूज है, और सऊदी अरब तो हमेशा हमारी सपोर्ट को सामने आया है। जब भी हमें जरूरत पड़ी है, IMF से हम जब स्ट्रगल कर रहे होते थे तो सऊदी अरब हमारे रोल ओवर कर देता था, अपने जो भी लोन्स दिए होते थे। वैसे भी हमारी सपोर्ट चाइना और सऊदी अरब की अच्छा ही सब आई एम श्योर डिस्कशन हो रही होगी। बाकी जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बच्चे ज्यादा बीच में सवाल जवाब नहीं करते। सही बात है, करने दें। अच्छा, और इसराइल से भी खबर है, इसराइल में हुकूमत ये कह रही है कि जो फोर्सेज आएंगी, जो कि इस्लामिक फोर्सेज है, इसमें मिस्र भी है और जिसमें सऊदी अरब भी है और दीगर ममालिक भी है, अजरबैजान भी है, तो वो ये कह रहे हैं कि तुर्की की फोर्स नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। इजराइल ने कहा है हाँ, तुर्की की फोर्स नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुर्की हमारे अगेंस्ट है और हमारे खिलाफ लड़ रहा है। तो तुर्की के अगेंस्ट है, ये कैसी खुशफहमी पाली हुई है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है। हाँ, तो ये वो कह रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने मेंशन भी किया है कि पाकिस्तान की फोर्स होगी उसमें असल में, लेकिन ये कि हमारी तरफ से ऑफिशियली अभी तक उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा, वो कह रहे हैं। जी, हमारी तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है और ये वजारत खारजा का काम है और ये अमर है, वो देखेगी, वजारत दिफा देखेगी, सारे फैसले होंगे तो फिर वो ऑन द सरफेस भी आ जाएंगे। फौज जाएगी वो इंडोनेशिया से होगी, गजा में जो फौज जाएगी, और कहां से आपको लग रहा है? मतलब कतर से होगी, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, बिल्कुल ऐसे अजरबैजान है, तो ये सारे मामला है। अच्छा जी, तो ये वजीर आजम का दौरा और फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामला है इस पर हम बात करेंगे, क्या पेशरफ्त हुई है। फिर इसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में स्मॉग की सूरत हाल, यानी इंतहाई खतरनाक हद अबूर कर चुकी है। और देखिए कितने सारे बच्चे होते हैं जिनके वैसे जो हैं उनको सांस के मसाइल होते हैं, लंग्स के इश्यूज होते हैं, बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को भी। तो ये ऐसी कंडीशन में तो बड़ी एग्रीवेट हो जाते हैं सिम्टम्स और कंडीशन, किस तरह मैनेज करेंगे, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जी, बिल्कुल ऐसे क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हमारे रिपोर्ट्स हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में इकदाम क्या किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एंटी स्मोक गन्स वो क्या कर रही हैं, उनसे कुछ पूछ रहा हूं उनसे क्या होता है, वो क्या स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो कैसी है, क्या काम कर रही है। देख के मैं तो बड़ी होपफुल और खुश थी। जी, अच्छा जी, कि अभी इस वक्त दिल्ली से भी ज्यादा जो है ये नंबर्स बढ़ गए हैं क्योंकि वहां की जो धुआं है, सारा पोल्यूटेंट्स है, वो यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल 300 के ऊपर तो फिर इंतहाई खतरनाक है, वो डेंजरस है बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है जब ये लेवल्स पे पहुंच जाए लेवल्स पे, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और के इलेक्ट्रिक से मुतालिक एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को लेकर और पाकिस्तानी हुकूमत को यहाँ यानी नटशेल में अगर ये बताएं तो बड़ा नुकसान होने वाला है और कुछ जुर्माने वगैरह आयद किए जा रहे हैं। तो ये हम देखेंगे कि क्या स्टोरी क्या है। सऊदी कंपनी एंड के इलेक्ट्रिक, जी हाँ, बिल्कुल उनको सू किया है गवर्नमेंट को, और वो कुछ बहुत ही अरबों में बात है। जी, बिल्कुल ऐसे। जो मुआहदा हुआ था, जो उनकी शराइत थी, उसके उनको लग रहा है कि वो पूरी नहीं हुई है। थोड़ा मामला पेचीदा है, तो हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये मसला क्या है। हमने भी हेडलाइंस चीजें पढ़ी थी, हमने कहा यार ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि और ये सऊदी जो कंपनी है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट और क्या मसला क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कराची में ई चालान का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ DIG ट्रैफिक कराची होंगे और उनसे पूछेंगे कि कितने चालान हो गए कल के दिन में और इससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा और कैसे ट्रैफिक मेंशन करे थे। एक साहब के तो 89 जो हैं अब तक हो चुके हैं वायलेशंस के फाइन्स, और जो कि 7-8 लाख रुपए में जा रहे हैं। मतलब लेकिन इसका बताने का मतलब ये कि भाई हर शख्स डेली रूटीन में हम इतने जो है लॉस ब्रेक कर रहे हैं, आपको लगता भी नहीं होगा आप कर रहे हैं। ये नॉर्मल बन चुका है, हैबिट बन चुका है। अवॉइड भी करेंगे तो 4-5 आपने तोड़ना ही है। बिल्कुल ऐसा। ई टिकटिंग तो अब शुरू हुई है, लेकिन बताने का मकसद बिल्कुल यही था कि देखिए ऐसे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वायलेशन हो रही है। 17 लाख का यानी एक गाड़ी पे 89 टाइम्स उसने ट्रैफिक वायलेशंस किए। ऑनेस्टली बताऊं, कराची में और आसपास बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का, और ये ठीक होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि एक खौफ पैदा होगा कि भाई ये देखो यहाँ ये तो ना पुलिस वाले को देखा तो थोड़ा सा डर गए, वो भी अब डर खत्म हो गया लोगों में। मैं देख रही हूँ इतना रॉन्ग वे आते हैं, सबसे ज्यादा फाइन चालान आपको होगा ही रॉन्ग वे पे अब आने पे, और कैमरे की आंख देख रही है आपको, और आपको देना ही पड़ेगा ये फाइन, बच नहीं सकते आप। जी, और फिर हम अवार्ड्स की कुछ बात करनी है, वो क्या है? बड़े अच्छे अवार्ड्स हुए अभी ह्यूस्टन में, तो हमने कहा उसके ऊपर बात करें कि इतने हमारे पाकिस्तान की जो क्रीम है, आर्टिस्ट स्टार्स ह्यूस्टन में गए, अवार्ड्स हुए, और वहाँ लोग पता है बड़े अच्छे महंगे टिकट खरीदते हैं स्टार्स को देखने के लिए। रेड कार्पेट होता है जिसमें घंटों पहले जो है वहाँ के लोग आते हैं आर्टिस्ट को देखने, उनकी एक झलक, हाथ मिलाने, उनके साथ सेल्फीज लेने। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्या हुआ? कुछ पोस्टिंग अच्छी नहीं हुई क्या? नहीं, अच्छा ही होगा, हर साल ही अच्छा होता है, क्यों नहीं अच्छा होगा। तो
हम थोड़ा सा ह्यूस्टन में कुछ उनसे बात करेंगे एक साहिबा से कि जी कैसा एक्सपीरियंस था, हर साल जो है ये अवार्ड्स होते हैं, इस दफा ह्यूस्टन में थे, तो एक्सपीरियंस कैसा चले गुड है, जबरदस्त है। और उसके बाद पाक साउथ अफ्रीका पहला T20 मैच भी हो रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। दोनों टफ टीम्स हैं और सलमान अली कैसे लीड करते हैं ये पता चल जाएगा आज के मैच में। तो ये है हमारे शो में जरा पोस्ट तो अच्छा है, हाँ मजे का है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी, तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करे, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। और इस सारे मुतालबात पर, जो कि जेन्युइन मुतालबात हैं, इस पर कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है अफगान हुकूमत का। और वजीर आजम का दौरा है सऊदी अरब, और इसकी भी हम बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, अपने वक्त दिया हमें। सब मुझे कहेगा कि ये तो तीसरा दौर भी बेनतीजा ही लग रहा है हमें, क्योंकि अफगान हुकूमत और बार बार काबुल से वो बात वफ्द भी कर रहा था, रास्ते में था, और काबुल कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। तो जरा क्लियर कीजिएगा सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो इतलात सामने आई हैं इस्तांबुल में मुज़ाकरात के हवाले से, उससे तीन चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि जो अफगान मंदूब हैं वो वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बुनियादी महवर है एजेंडे का, काउंटर टेररिज्म, उससे भी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं दीगर मामलात की तरफ, जिसमें इमिग्रेशन है या महाजरीन का मामला है और दीगर मामलात की तरफ। और तीसरा ये कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पसोपेश से काम ले रहे हैं एक वाज़े, क्लियर, इंटरनेशनली वेरीफाइबल कमिटमेंट के हवाले से कि वो TTP जो है उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई करें, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में जो है कमी आ सके। तो ये तीनों चीज़ें ये इस एहतमाल को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि बजाय इसके कि इस खत्ते में कनेक्टिविटी, तिजारत, खुशहाली के सफ़र में वो पाकिस्तान का हाथ मिलाएं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं इस खत्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट करने या उसके एक प्रॉक्सी के तौर पे इस खत्ते में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ न सिर्फ इस खत्ते बल्कि सबसे बढ़ के अफगान अवाम के लिए भी बड़ी अफसोस की बात है कि उनको भी ये तवक्कुआत हैं कि उनका मुल्क स्टेबलाइज हो, लोग वापस जाएं, अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मलाइज करें, तरक्की का सफ़र शुरू करें। लेकिन अभी तक लगता है कि गैर जिम्मेदार अंदाज से ये हुकूमत चल रही है और वो एक जिम्मेदार तरीके से आलमी बरादरी में अपना रोल प्ले करने में यूँ लगता है कि क्लियर नहीं है। जी, तो अली आपको क्या लगता है कि कब तक ये मुज़ाकरा चलेंगे? एक टाइमलाइन होती है ना कि भाई इतने दिनों तक, अब ये महीनों तो नहीं चलेगा, हालांकि वो तो चलाएंगे शायद, लेकिन वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। और उसके बाद ये कि जब नहीं अगर किसी उस पे पहुंचे सोल्यूशन पे, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, अभी तक मैसेज है या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी वजह उससे यही साबित होता है कि उन्होंने जो क्लियर कमिटमेंट है उसमें अफगान तालिबान जो हैं TTP या BLA को दहशतगर्द समझने, कैटेगराइज करने या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहलू तही कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन है। तो यूँ लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान सफारती कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दो तरफा के साथ साथ जो दीगर हमसाया में अफगानिस्तान के, जिसमें ईरान है, चीन है, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर भी पाकिस्तान को एक रीजनल एक कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि अफगान हुकूमत की ये गलतफहमी दूर की जा सके कि पाकिस्तान को इग्नोर करके या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के उनकी हुकूमत, उनका मुल्क और उनका जो निज़ाम है वो चल सकता है। और दहशतगर्दी चूंकि इस खत्ते के तमाम मुल्कों का एक कॉमन मसला है, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन अगर उनकी सरजमीन से बदस्तूर कोई हमला पाकिस्तान के ऊपर होता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के मुताबिक अपनी जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज तैयार हैं कि कोई भी अगर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी तो पाकिस्तान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात तो हो रहे हैं ना, बहरहाल हो रहे हैं, चाहे उनमें डेडलॉक है, जो कुछ भी है, वजीर दिफा का बयान आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि दो ही ऑप्शंस हैं
या तो हम का रास्ता इख्तियार कर लें या फिर हमारे साथ खुली जंग है अफगानिस्तान की, तो मुहतात अंदाज नहीं इख्तियार करना चाहिए या फिर ठीक है क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए अफगानिस्तान? और अगर ये कहा है तो फिर कुछ करना भी होगा, ये जरूरी है। देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरी जो राय है वजीर दिफा से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि हमें बुनियादी तौर पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस मुज़ाकरात का। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान हुकूमत और सरजमीन जो है वो टीटीपी की सरपरस्ती जो है वो तर्क करते। अच्छा, अगर हम इस अंदाज में जवाबी कार्रवाई का इंदिया दें या करें कि टीटीपी को अफगान हुकूमत की सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर तो हमने अपने मकासद को हासिल नहीं किया। तो हमारी हिकमत अमली, चाहे वो सिफारती हो चाहे दिफाई हो, उसका मकसद ये होना चाहिए कि जनाब हम टीटीपी की जो सरपरस्ती है अफगानिस्तान में उसको कम करें। तो इसके लिए हमें चीन के साथ मिलकर, जिस तरह हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं अफगान हुकूमत को कि जनाब हम सीपेक को एक्सटेंड करते हैं, आपके मुल्क में तरक्की, इन्वेस्टमेंट, खुशहाली भी आएगी, तो आप अब भारत की तरफ ना देखें दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए, बल्कि अमन और तरक्की के सफर में शामिल हो। तो एक इंसेंटिव भी हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनको ये पैगाम भी हमें देना चाहिए कि जनाब हमारी अफगान अवाम से, अवाम हुकूमत से कोई जंग नहीं है, लेकिन जो दहशतगर्द हमारे खिलाफ अफगानिस्तान से हमला आवर होंगे उनके खिलाफ आलमी कानून के मुताबिक जवाबी कार्रवाई हमारा हक भी है और फर्ज भी है और हमारी अवाम की तवक्को भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अफगान अवाम या हुकूमत के खिलाफ कोई ऐलान जंग कर रहे हैं। तो इस चीज को क्लियरली मैसेज देना जरूरी है कि बल्कि हम तवक्को करते हैं कि अफगान अवाम भी जो बाशऊर और जिम्मेदार हैं वो भी यकीनी तौर पे चाहते हैं अपने घरों को जाएं, उनको आबाद करें, तरक्की खुशहाली का जिंदगी का सफर तय दोबारा से शुरू करें। वो इस सफर में हमारी मदद करें और हाँ, ताकि हम मिलकर इस खित्ते को दहशतगर्दी के नासूर से पाक कर सके, बजाय इसके कि हम उनको ऊपर ऐसी मैसेजिंग करें कि वो उनकी सरपरस्ती और हमदर्दी टीटीपी के लिए और नहीं, बिल्कुल अली, ये बात भी सही है, हम चाहते भी यही है, ये मैसेज गया भी है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो, एंड दे डोंट अग्री, और ये चलता रहे सिलसिला, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है और वहां से डिक्टेशन चल रही है, फिर क्या? देखिए, फिर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों डोमेन में हमें एक मल्टी डोमेन एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन की सतह पे हमें आपके ज़रिए से आलमी मीडिया के सामने वो हक़ाइक़ और सबूत रखने की ज़रूरत है कि अफ़गान हुकूमत जो है किस तरह से सरपरस्ती और फैसिलिटेशन कर रही है दहशतगर्दी की, और उनको आलमी सतह पे एक दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पे, एक आलमी अमन और सलामती के खतरे के तौर पे पेश करना जरूरी है। दूसरी चीज, सफारती सतह पे हम बायलैटरल के साथ साथ मल्टीलैटरल लेवल पे, जिस तरह मैंने कहा, तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलके, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलके भी अफगानिस्तान पे ये दबाव डालें कि जनाब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कीमत आपकी हुकूमत और अवाम और रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। और जो दहशतगर्दी है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अफगानिस्तान के हर हमसाया मुल्क का मसला है। तो ये एक मजमूई सिफारती हिकमत अमली की भी जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ अगर दोबारा हमला वहां से होता है या कार्रवाइयां होती है, तो हमें कैलकुलेटेड और प्रिसीशन स्ट्राइक्स जो है उन अहदाफ और इंडिविजुअल के खिलाफ करना जरूरी है, जिसके नतीजे में अफगान अवाम और हुकूमत को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और उनको भी ये मैसेज जाए कि हम खुद उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी जो नालायकी है अपनी हुकूमत को, अपने अवाम और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने में हम उनकी मदद कर और रहे हैं। आपने सबूतों की बात की सदेबाब में, जी जी, आपने सबूतों की बात की, तो अहमद शाह मसूद के साहबजादे का इंटरव्यू भी एक अभी सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि ये तो नेक्सस बहुत मजबूत है और इससे टीटीपी मजबूत हुई है अबूरी हुकूमत के आने से। जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। और अहमद शाह मसूद जो हैं, उनका बड़ा एक अहम रोल रहा है पिछले 50 साल में अफगान सियासत और सलामती के हवाले से, और वो बिल्कुल हकीकत पर ये बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि अफगान तालिबान यहाँ आएंगे तो बड़ी कोई दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो मैं उस वक्त से इसका मुखालिफ रहा हूँ, क्योंकि हमें जब तक कोई क्लियर वेरीफाइबल कमिटमेंट ना मिले और उसका वो सबूत पेश ना करें, यूं लगता है कि वो भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहते हैं, जो कि खुद उनके अवाम और उनके मुल्क के साथ भी ज्यादती है और इस्लाम के जो आलमगीर पुरअमन और जिम्मेदार
नजरिया हयात है उसको भी ये आलमी सतह पे बहुत डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी चीफ के दौरे जॉर्डन की भी बात करते हैं और सऊदी अरब के वजीर आजम का जो दौरा है मुझे बताएं सर, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का नवा ये एडिशन है जिसमें शिरकत करेंगे वजीर आजम, और सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी और $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। तो ये तो मईशत के लिए भी खुशाइंद है। और इन दौरों को ओवरऑल कैसे देखते हैं आप, आर्मी चीफ का भी और वजीर आजम का? जी देखिए, मैं समझता हूं कि जब से पाकिस्तान ने इस साल मई में भारत को एक इब्रतनाक और शर्मनाक शिकस्त दी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो स्टेटस है आलमी बरादरी में बिलअमूम और मुस्लिम दुनिया में बिलखुसूस जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत बुलंद हुआ है। इसी के नतीजे में आपने देखा कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ सऊदी अरब से, और फिर अब बहुत आला सतही जो हमारे राब्ते हैं। कल हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात सऊदी वली अहद से भी हुई है, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि अब दिफा के साथ साथ माशी और जो ट्रेड है उसके मैदान में भी दोनों मुल्क बहुत करीब आएंगे। बल्कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान की नादिया 100 से जायद जो आईटी की कंपनीज हैं उन्होंने अपने दफातर सऊदी अरब के अंदर खोल दिए हैं। यानी कि सऊदी अरब के जो लीडरशिप इस वक्त फ्यूचर में एक टेक्नोलॉजी पावर के तौर पे सऊदी अरब को डेवलप करना चाहती है, वो भी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रही है, जिसके नतीजे में वो वहां जाके बहुत अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और आमदनी है उसमें भी और उसमें अब जो है उनका ये भी है कि कोई लोकल आपका स्पॉन्सर होना जरूरी नहीं है, आपकी एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो सकती है। ये भी बड़ा चेंज है सऊदीया में। जी बिल्कुल, अब कफील था, कफील होना जरूरी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की जो सलाहियत है, हुनर है, उसके ऊपर उनका एतमाद बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में जो नौजवान काम कर रहे हैं और स्किल रखते हैं कि वो इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और उनको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो लोग यहाँ से भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने भी उर्दन का अहम नौयत का दौरा किया है, इससे मुताल्लिक बताइए, मुलाकातें भी हुई हैं, दिफाई शोबे में ताउन से मुताल्लिक बातचीत हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, इस पर जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान और उर्दन के बड़े करीबी और दरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो भी जारी रहा है। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की फौजी क़यादत को जो उर्दन की शाही क़यादत है उसके साथ भी तबादले ख्याल का मौका मिला है। मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन के जो आला अफसरान हैं फ़ौज के, वो पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं, पाकिस्तान की दिफाई दरसगाहों से, और वो पाकिस्तान की तरफ बहुत एहतराम की निगाह से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से हिकमत अमली की सतह पे, कोऑपरेशन की सतह पे, ट्रेनिंग की सतह पे और हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ ये दौरा जो है बहुत मुफीद साबित होगा। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब ने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, हाँ, जितनी देर में नॉर्मल होते हैं, और यही वो कलम है जिसके जरिए लोग इनकलाब लेकर आए। तो बातें सही कह रहा है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। $2 अरब का के कानूनी नोटिस का मामला ये छोटी बात नहीं है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, बिल्कुल ऐसी। सऊदी अरब और कुवैती सरमायाकारों ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को $2 अरब का कानूनी नोटिस भेजा है। सरमायाकारों ने इल्जाम लगाया कि के इलेक्ट्रिक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और यानी क्या खिलाफ वर्जियां की हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर्स फरोख्त की मंजूरी ना देना, ज़ाब्ता कार के फैसलों में मुदाखलत करना। ये नोटिस 20 अक्टूबर को भेजा गया और मुमकिन सालिसी की बात भी की गई है। पाकिस्तानी हुकूमत को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है और इसका असर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी पर एतमाद पर भी तो लॉयर्स हायर हो गए हैं और प्रोसीडिंग्स कब शुरू होती हैं, ये कितना सीरियस मैटर है और मैटर है भी क्या, ये जरा हम बिल्कुल ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग अकबर जी। मैं आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। अकबर जरा ये बताएं, सुनने में पढ़ने में तो बड़ा सीरियस मैटर लग रहा है, इतने बड़े नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी नाराजगियां, हुआ क्या है?
जी बिल्कुल नादिया, जैसा आप लोग ने अभी नाज़रीन को बताया कि ये सऊदी और कुवैती जो हमारे इन्वेस्टर्स कंपनियां हैं अल-जुमी और डेनिम, उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इनको 20 अक्टूबर को एक लीगल नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 बिलियन यानी तकरीबन $2 अरब का जो है वो हर्जाने का दावा किया है। और मामला कुछ जो है वो पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी की इलेक्ट्रिक है उसके शेयर्स का है। और जिस तरह आपने बताया नाज़रीन को कि उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने इस कानूनी नोटिस में 3 एतराज़ात जो है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपनी सरमायाकारी की, उस पर उठाए हैं। और ये मामला कुछ अभी का नहीं है, ये तकरीबन 2022 से जब अलबराज से के इलेक्ट्रिक को लिया है एशिया पाक वालों ने, इसमें हमारे एक सरमायादार है शहरियार चिश्ती, उनका नाम आ रहा है, और उन्होंने जो शेयर सेल किए और सेल करने के बाद बाकायदा इसकी एक तकरीब जहाँ कराची पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स आए थे और वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको उन्होंने कानूनी नोटिस में एक दोस्ताना माहौल में ये दरख्वास्त की है कि वो इस तनाज़े का जो इस वक्त अलबराज और एशिया पाक और के इलेक्ट्रिक के हवाले से इन सऊदी जो और कुवैती सरमायादार हैं, उनको एतराज है, उसमें मसालत की दरख्वास्त की है कि बजाय इसके कि हम नहीं, अकबर मुझे बताइएगा, मसला नहीं समझ आ रहा, मसला नहीं समझ आ रहा, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो क्या चाह रहे हैं जो कि हुकूमत उनको करने नहीं दे रही या हो नहीं रहा, वो मसला बताएं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, शेयर से रिलेटेड है या और भी मसाइल है? हमारा एमओयू साइन हुआ था, जो हमने सरमायाकारी के वक्त इनसे मुआहदा किया था, उस पर जो नुकात थे उस पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, जैसे उसको ब्रीच किया गया है एशिया पाक की तरफ से, शहरियार चिश्ती साहब की जानिब से। और उन्होंने साथ में अपने एतराज में ये बात बोली है कि एक ऑफशोर कंपनी जो कि जिसके मालिक ये शहरियार चिश्ती हैं, उन्होंने जो है वो उस गैर कानूनी अंदाज से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, जबकि सबसे ज्यादा हिस्से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुवैती और सऊदी कंपनी अल-जुमी और डेनिम के पास है, जो 6 पॉइंट समथिंग बताए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि इस पूरे अरसे में जो उसका ऑपरेशन इन्होंने संभाला है, जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है हमारे मायदे के मुताबिक, और उनको यह हक हासिल नहीं था कि वो इस अंदाज से इसके ऑपरेशन में दखल अंदाजी करें उसके शेयर्स के हवाले से। और उसमें उन्होंने ये तखमीना लगा के बताया है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो लीगल नोटिस है, जो लीगल लंदन से इनको नोटिस सर्व किया गया है, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमें अब इस पूरे अरसे के अंदर तकरीबन $2 अरब का नुकसान हुआ है। अच्छा मुझे बताएं अकबर, एक चीज मुझे बताइएगा कि ठीक है के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, अपने मुआहदे करता है, लेकिन जिस मुल्क में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं कोई रेगुलेटर्स तो होते होंगे ना, गारंटर्स तो होते होंगे, तो आप ये कह रहे हैं फ्रेंडली अंदाज में एक गुडविल जेस्चर, यानी इस तरीके से कि भाई आप आके मीडिएट करा लें, दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, या होता है प्राइवेट इदारों में कि ऑन देयर ओन वो मुआहदे कर लेते हैं? देखिए इस वक्त इस लीगल नोटिस की अहमियत सबसे ज्यादा इस वजह से है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब इसी हवाले से सफर कर रहे हैं। OIC गारंटर है, जो पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे जो हमारे आलमी सरमायाकार हैं, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटीज जो है मुकर्रर की हैं। इसी वजह से इन दोनों मुल्कों की जो कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के इलेक्ट्रिक के ऊपर सरमायाकारी की हुई है, उन्होंने पहले नोटिस में हुकूमत पाकिस्तान से मसालत की दरख्वास्त की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हुआ तो हम मजबूर होंगे कि उन शिकों के तहत जो कि उस मायदे में दर्ज है और जो हमें गारंटी दी गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और OIC में जो ये गारंटी हमारे पास मौजूद है, तो हम फिर उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो। यानी हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व है ना, एज अ गारंटर इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि यानी वो लीगल है। हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा इसी वजह से कि आप गारंटर हैं, आप जो है बीच में मसालत के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए अपना रोल अदा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम आलमी कानून के तहत जो हमारा मुआहदा दर्ज है उसके उन शिकों के ऊपर अमल दरामद ना होने की सूरत में हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। इलेक्ट्रिक तो अब क्या होने जा रहा है, पेशरफ्त क्या होने जा रही है? देखिए अभी तो उनको ये नोटिस सर्व हुआ है, जाहिर बात है PM सेक्रेटेरिएट में भी और अटॉर्नी जनरल के पास भी, और वो उसकी स्टडी कर रहे हैं कि सारे केस में
क्योंकि ये मैंने आपको जैसा बताया कि 2022 के बाद से ये मामला जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनके जो लीगल डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने क्लाइंट को निशानदेही देने शुरू की कि जो राइट्स आपको इस मुआहदे के तहत दिए गए थे वो ब्रीच हो रहे हैं, और ब्रीच जो है वो शहरियार चिश्ती साहब जो हमारे पाकिस्तानी सरमायादार हैं जो कि इलेक्ट्रिक को ओन कर रहे थे उनकी तरफ से कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक वैसे ही नादिया कितनी आई नो, पता नहीं अब ये ना हो कि मजीद कोई लोड शेडिंग अब इसकी वजह से गॉड फॉरबिड, हम तो अपना ही सोच रहे हैं कि ये ना हो कि बिजली बंद हो जाए, मसला हो जाए कि नहीं जी अब तो ये लीगल मैटर चल रहे हैं तो इसलिए लोड शेडिंग अब होगी। बिल्कुल वैसे ही के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस में सवालिया निशान है अकबर, कोई इस तरफ तो नहीं बात जाएगी? देखिए नहीं, फिलहाल इसके ऑपरेशन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उन्होंने अलबत्ता ये बात अपने इस नोटिस के अंदर लिखी है कि जो इसका जो मुतासरीन में खुद इसके जो यूजर्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसे तो कोई आसार नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो जो यूजर है के इलेक्ट्रिक के उनके ऊपर इसका कोई असर पड़े। ताहम उन्होंने अपने नोटिस के अंदर ये सारे नुकात की तरफ निशानदेही की है हुकूमत पाकिस्तान थैंक यू सो मच, मच। इसको फौरी तौर पर दोस्ताना अंदाज में बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। एक तो ये कि इन ममालिक से इतने अच्छे हमारे ताल्लुक आते हैं, अच्छी बात ही नहीं कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और प्राइवेट सेक्टर में भी जब कोई मुआहदे होते हैं या जिस भी तरीके से, तो उसमें कई बहरहाल गारंटर्स होते हैं और उस गवर्नमेंट का जो वहां पर होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसलिए उन्होंने ये नोटिस भी भेजा है। बिल्कुल, कि देखिए आप इस मामले स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और लीगल किसी भी इस तरह की चीज में जाना कुछ अच्छी बात है नहीं। दोस्त ममालिक हैं तो कुछ थोड़ा सा जरा मुकमुका कर ही लें, खुश रखें इनको सब। लेकिन मसला वही था कि मेरे ख्याल 2 पैनल आप ना सोलर के लगा लें, छोटी बैटरी ले आए और हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वॉचिंग गुड मॉर्निंग, अपना तो ख्याल करें ना भाई। वही बात है अपना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है जी स्मोक का। स्मोक क्या है? स्मोक एंड फॉग टुगेदर, और इसके अंदर इतनी खतरनाक गैसेस, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि आप ऐसा समझे कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में ना जोहेब तो एसिडिक रेन है ये, कि आप जो है केमिकल्स को इनहेल कर रहे हैं, आपकी आंखों को खराब कर रहा है, आपके लंग्स को खराब कर रहा है, और आप और मास्क पहनने का भी इतना रिवाज भी नहीं, इतना ज्यादा मतलब। और घर के अंदर ये कि जब खिड़कियां बंद रखें, आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप सही सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो कितने इसके मसाइल हैं और इसका हल जरूरी है। प्रॉब्लम्स बिल्कुल है, और आप देखें अस्पतालों के बाहर रश बढ़ गया अस्पतालों के बाहर। तो हमें देखिए कॉजेस का जानना बहुत जरूरी है, ये क्या करता है और इसके सॉल्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप्स बर्निंग, गार्बेज बर्निंग, आपकी गाड़ियों के जो आपका ये जो धुआं है, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, इतनी खतरनाक गैसेस की, सब जो है बिल्कुल ऐसे ही है। और 300 से तजावुज कर गया था एक अभी वक्त में इंडेक्स, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की बात है, और 300 का मतलब यह है कि इंतहाई डेंजरस है ये, और इसी वजह से हॉस्पिटल्स के बाहर भी और मरीजों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सबना कमाल ने, जो कि मेयो अस्पताल के बाहर मौजूद है, और कुछ ही देर में इस्लामाबाद से हमें राव रिजवान भी ज्वाइन कर लेंगे जो कि पेम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले कमाल से जी समना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राव रिजवान भी हमारे साथ जी, समना भी है। गुड मॉर्निंग जी समना, आप बताइए इस वक्त आप क्या बीमारियों के केसेस आ रहे हैं, मसाइल, स्मोक से अफेक्टेड लोग? जी देखिए, जैसे कि अभी जुहेब ने बताया कि 300 से तजावुज़ कर गए, लेकिन आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गए, यानी कि 421 AQI रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और ये तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद भी जो है लाहौर में स्मोक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और गुज़िश्ता कई सालों से लाहौर में यही सूरत हाल है, और शहरी खुशगवार फ़िज़ा में सांस लेने से महरूम होते जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त मैं मियो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो स्मोक से मुतासर यहाँ पर 6580 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें आंखों में जलन, गले में खराश, चेस्ट इन्फेक्शन, दमे की बीमारियाँ, सांस लेने की बीमारियाँ हो रही हैं, जिल्द की बीमारियाँ हो रही हैं, और ये तमाम तर इस वक्त सिर्फ मियो हॉस्पिटल के, जबकि लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद मरीज जो है वो रिपोर्ट हो
चुके हैं। जबकि अगर मैं जिना हॉस्पिटल की बात करूं तो ये भी लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर 5000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह गंगाराम हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल की भी यही सूरत हाल है। अस्पतालों में जो है वो रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि मौसम लाहौर का तब्दील हो रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ लाहौर को शदीद स्मॉग ने अपनी लपेट में लिए रखा है और सुबह के औकात तो हद निगाह भी शदीद मुतासिर होती है और ऐसा लगता है कि लाहौर में शदीद धुंध आ गई हो, लेकिन ये धुंध नहीं, ये फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग है जिससे शहरियों की हद निगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हो रही है। और माहिरीन ने जो लाहौर की जो सूरत हाल है इसे इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया है और शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें, ख़ासकर बच्चे एहतियात करें, बुजुर्ग एहतियात करें और जो कई बीमारी में मुब्तला अफराद हैं क्योंकि वो ज़्यादा विजिबिलिटी का जो मसला है आ वो रहा है एहतियात करें। तो स्कूल के टाइमिंग्स भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं कि 8 के बजाय 8:45-9 बजे जो है वो स्कूल स्टार्ट हों। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस बार स्कूल के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं क्योंकि अमूमन सुबह के टाइम लाहौर का AQI जो है हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है। इसकी बजाय इन्होंने जो है कल से जो है लाहौर के स्कूल के औकात कार तब्दील हुए। 8:45 जो है वो स्कूल का वक्त हो चुका है और 2 बजे जो है वो टाइमिंग्स तो चेंज कर दी है। पंजाब और हुकूमत के मजीद लाहौर को लेकर क्या इकदाम है, सबना आपसे जानेंगे। हमारे साथ ही रहिए। राव रिजवान, आप बताइए शहर इक़्तिदार में कैसा इस वक्त मौसम है, स्मॉग की क्या सूरत हाल है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इससे बचाने के लिए लोगों को? जी अगर इस्लामाबाद की बात की है, इस्लामाबाद में स्मोक की जो सूरत हाल कतरे बेहतर है बाकी शहरों की निस्बत। इस्लामाबाद में जो है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 95 पे रिकॉर्ड किया गया है। और इससे पहले एक वक्त ये भी था कि इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 168 तक चला गया था, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद अब मुख्तलिफ हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग के लिए ख़ुसूसी तौर पर मुहिम शुरू कर दी गई है और स्पेशल एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक स्टिकर लगाया जा रहा है। तो उस स्टिकर के गाड़ियों की चेकिंग के बाद दिसंबर के बाद जो सख्ती मजीद बढ़ा दी जाएगी। उन गाड़ियों को रोडों के ऊपर इजाज़त नहीं होगी क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग के दूसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी जाकर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है टीमों की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं और जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी पाई जा रही है तो उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। खास तौर पे आग लगाने के सख्ती से मना किया गया है। CDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है जुर्माने भी किए गए हैं। जुर्माने किए गए, कदरे बेहतर है। वो जरा आप सबने से स्मॉग गन, एंटी स्मॉग गन, जी एंटी स्मॉग गन्स देख के तो हम बड़े खुश हुए थे, लेकिन उनका कोई फायदा आपको नजर आ रहा है और वो आपको नजर भी आ रही है सड़कों पे स्मॉग कम करने के लिए जो एंटी स्मॉग गन्स आई थी लाहौर में? बिल्कुल ऐसा ही है। 15 एंटी स्मोक गन हुकूमत की जानिब से चीन से मंगवाई गई थी जो कि इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशनल है। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि लाहौर में स्मोक इस कदर ज़्यादा है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये एंटी स्मोक गन जो है वो नाकाफ़ी है और ना ही इनका ये तदारुक कर सकते हैं क्योंकि जब एंटी स्मोक गन यानी कि पानी का छिड़काव होता है तो वो कुछ मिनट के लिए जो है वहाँ की जो फ़िज़ाई आलूदगी है, जो ज़रात है, फ़िज़ा में जो ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? लेकिन कुछ ही मिनट बाद जो ईंटों के भट्टों के खिलाफ क्या कार्रवाई? ऐसा ही है कि जी बिल्कुल देखिए महकमों की जानिब से अब सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। भट्टों जहाँ पर वो भट्टे नज़र आ रहे हैं, जहाँ से काले धुएं उठ रहे हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद फैक्ट्रियाँ ऐसी, मुतअद्दिद भट्टे जैसे जहाँ की सूरत हाल इंतहाई नागुज़ीर है और उससे जो है फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो मज़ीद इजाफा भी हो रहा है। ये एंटी स्मोक गन एमिशन टेस्टिंग तो करवा रहे हैं लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब तक ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, भट्टे और मोटरसाइकिल और ये एंटी स्मॉग गन्स की बजाय आर्टिफिशियल रेन्स में अब इन्वेस्ट करके पिछली दफा हुई थी, क्योंकि यही सोल्यूशन है कि रेन क्रिएट करके जो है इसको बिठाया जाए पोल्यूशन को और उसके स्मॉग भी उससे कम हो जाए। ये मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन दिस। सबना क्या इस बारे में सोचा जा रहा है? जी अभी इस वक्त तो इस बारे में नहीं सोचा जा रहा। कुछ साल पहले भी मसनूई बारिश की गई थी लेकिन जब हमारी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि अगर लाहौर में बारिश होती है तभी जो है वो स्मोक में कमी आ सकती है। आर्टिफिशियल रेन और ना ही एंटी स्मोक गन इस स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपसे ज्यादा बात, बिल्कुल आपसे ज्यादा बात के वहाँ सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। लाहौर में इस्लामाबाद कदरे बेहतर है, वहाँ इकदाम भी किए जा रहे हैं। ख्याल करें और अगर आप कहीं कचरा जलते हुए देखें भी कि कोई जला रहा है तो फौरन उसको रिपोर्ट करें, रोकें। बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। गुड मॉर्निंग।
बैक Welcome आफ्टर द back. ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अभी हम बात करेंगे खेलकूद की। खेलकूद बहुत बहुत की। अर्सा हो गया क्रिकेट के हाँ, बारे में बात क्रिकेट। नहीं की। हाँ, वैसे क्रिकेट की बात खबर होगी। मेरे पास कनेक्टेड टू क्रिकेट है, लेकिन बहुत पहले- बड़े लेवल की है, बड़े लेवल की है। तो बाद में देखिए, अपने पास रखी है आपने खबर, ये बचा के ब्रेकिंग न्यूज़ है, हाँ ठीक जी, है, जी, चलो सही बिल्कुल। है। आईसीसी के जो साबिक मैच रेफरी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है, रिवील किया है, और ये जो क्रिस ब्रॉड। हाँ, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को उन्होंने बताया है कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है और कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, और वो क्यों उन्होंने जो है ना अब शुक्र अदा किया है कि ये रिटायर हो गए। एविडेंस भी आ गया है इसका, देखे ना, वो अब कहते हैं देखें, एविडेंस, हम कहते आ थे गया एविडेंस। अब इंडिया क्या बोलेगा जब दुनिया कह रही है, अपने उनके जो आईसीसी के रेफरी कह रहे हैं, तो बताएंगे, लेकिन कुछ ही देर में। हैंडशेक पे जो एविडेंस कह रहे थे ना कि कौन है भाई, मैच रेफरी ने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मैच रेफरी को ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता बड़ी है, वो खुद बता बेइज्जती रहे की हैं। बात है जी। इंडिया के लिए, और अब वो साबित हो गया कि उनका कितना हाथ है अब क्रिकेट में, और किस तरह खराब कर दिया इन्होंने पॉलिटिक्स करके। ऊपर से डिक्टेट कराते हैं कि भाई यहाँ एक्शन लेना, ये नहीं करना, केयरफुल। इंडिया के बारे में बात हो रही है, कोई फाइन नहीं मुझे लगेगा, तो टॉस में भी उनके डाउट हो फेवर गया में अब। हर चीज। मैं बताऊं, इस वक्त हर जो कोई ऐसा इंटरनेशनल मैच हो रहा है जिसमें इंडिया खेल रहा है, वहां चीटिंग हो रही है, हाँ, और वो टॉस पे भी- करवा रहे हैं और उनको करना पड़ रहा है। चले हम इसकी बात करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान और रेफरीज को साउथ करना अफ्रीका का T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है, और पहली दफा T20 सीरीज साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेल रही है। और इसकी खास बात यह है कि बाबर आजम की वापसी हुई है टीम में। देखना है कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सलमान अली आगा क़यादत कर रहे हैं, और सलमान अली आगा की कैप्टनसी का भी ये टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स थे उनकी कैप्टनसी को लेकर। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या वही कंटिन्यू करते हैं या नहीं, तो ये सीरीज डिपेंड करती है उनकी परफॉर्मेंस पर कि आगे उन्हीं को एज ए कैप्टन लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना। तो जनाब मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शो पर खुशामदीद। ये बताएं भाई, पहली मरतबा ये हो रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम्स T20 सीरीज एक दूसरे से खेल रहे हैं। बड़ी टफ टीम है T20 भी, वनडे भी। साउथ अफ्रीका अगर उसको हरा दिया तो एक बड़ा मॉरल बूस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे पास पासेस नहीं है, मैं मैनेजर क्रिकेट्स नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि जितने मैसेजेस आ रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम के लिए कि पासेस चाहिए, और सबसे मजे की बात यह है कि मैं अभी भी देख रहा था वैगन व्हील और सारी की सारी टिकट्स बिकी हुई हैं। दैट शोज के लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है। कल भी ये बात हो रही थी कि आखिर इतना क्या इंतजार है, तो सबने कहा बाबर आजम को हमने देखना। जो आपने साउथ अफ्रीका की बात की, थोड़ा सा अगर मैं दोनों टीम्स को कंपेयर करूं, साउथ अफ्रीका का अगर इनिशियली रिसेंटली अगर रिकॉर्ड्स T20 में देखें, कोई ऐसा इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। उनके बहुत से मेन प्लेयर्स, खास करके डेविड मिलर, आपको पता है किलर मशीन उनको कहा जाता है, वो इंजर्ड हैं, वो इस टीम का पार्ट नहीं है। हाँ, ब्रेविस की बात करें, वो यंग जिनको एबी डिविलियर्स कहा जाता है, डिकॉक आपको पता है T20 में वापसी कर रहे हैं, तो एक तगड़ी साइड ओवरऑल आपको नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहा है। आप पिंडी की विकेट है, यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, ऊपर से फ्लडलाइट्स में मैच है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करवाए, क्योंकि अगर आपके स्पिनर्स जो हैं जो ग्रिप करते हैं खास करके बॉल को, वो आसान नहीं होने वाला सेकंड इनिंग्स के अंदर। सबकी नजरें बाबर आजम पे तो जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग था वो था साइम अयूब की वापस इंक्लूजन पाकिस्तान टीम में। मुझे पता है वो थोड़ा सा कैच आपको बॉलिंग में दे जाते हैं, लेकिन उनका मेन जॉब रोल जो उनसे वो ऐसा बैटिंग है, और वो परफॉर्म नहीं कर पाए कंसिस्टेंटली। फखर जमान को बिठाना, कहना कि ओडीआई के लिए उनका अपना माइंडसेट बनाया जा रहा है, ये चीजें थोड़ी सी मेरे लिए अपना अलार्मिंग जरूर थी। लेकिन उस्मान खान को वापस लेके आए, कोच कह रहे थे कि स्पिन के खिलाफ वो बहुत जबरदस्त अपना हिकमत अमली और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक में भी उठा के देखें तो उनकी पैचेस में परफॉर्मेंस है, वो तो अपिश ऑर्डर का बैट्समैन है। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर खिला रहे हैं, जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला बैट्समैन चाहिए जो कि स्पिन के खिलाफ अपने फीट को अच्छा यूज करता हो, तो बहुत सी चीजें। लेकिन एट लास्ट वही फिर कहा जाएगा कि 1.5-2 महीने रह चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, 2 से 2.5 महीने आई गेस रह चुके हैं। श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, और अभी तक वही चीज है कि मैं हूं चाहे जो भी है वो बात करे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 या जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए क्या होना चाहिए। अगर यही माइक हैसन के दिमाग में है कि इसी स्क्वाड को कैरी करना है, तो प्लीज इसी को बस स्टिक अराउंड करें, इसी पे काम करें। चॉप्स एंड चेंजेस फिर वही मसला होगा कि हम गिरते पड़ते फिर हम जाके कहीं सेमीफाइनल में शायद जाके खेलें। सही। और बाबर का क्या बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं? ओपनर आना चाहिए बाबर को या वन डाउन ही ठीक है? देखें, ओपनिंग के अंदर मुझे पता है, मैंने कहा ना कि साइम का इशू बना हुआ है। साइम एज सच कोई परफॉर्मेंस उनकी मजे की लग नहीं रही है, तो प्रेशर तो पाकिस्तान टीम ओपनर्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉस बड़ा मैटर करेगा, फिर फुल ऑफ रन्स है। पिंडी की विकेट आपको पता है, यहाँ पर PSL के अंदर 200 चेज भी हुआ है, ये फुल ऑफ रन्स है। यहाँ पर मजा भी आता है बैट्समैन को, खास करके बॉल थोड़ा सा ऊपर अपराइज आता है, आपकी शॉट्स मजे की यहाँ लगती हैं।
साहिबजादा फरहान अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबर को क्लियर कट वो कर चुके हैं माइक हैसन भी कि आपको तीसरे नंबर पे हम बैटिंग करते हुए देखना चाह रहे हैं। बड़ी की पोजीशन होती है क्योंकि वहां पर आपने बेसिकली जो भी वन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन दुनिया का होता है वन डाउन पोजीशन पे ही खेलता है, क्योंकि उसने एक पूरी इनिंग्स मिडिल ऑर्डर हो चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर जल्दी फ्लॉप होता है तो उसको पूरी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करके उसने मिडिल ऑर्डर को देना इंपॉर्टेंट जरूर होगा। उनकी एवरेज भी यहाँ पर 141 से 142 के करीब है रावलपिंडी स्टेडियम में। जो टेस्ट मैच के अंदर आप बाबर आजम को हमने देखा था 50 उन्होंने किया, एक इनिंग्स में 35 से 40 किया था, तो शॉट सिलेक्शन आपको डिफरेंट नजर आई थी कि वो बॉडी पे बॉल भी अच्छा ले रहे हैं, उसके अलावा उनका थोड़ा सा वाइड प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा नजर आ रहा है शॉट सिलेक्शन के अंदर, तो बाबर ज्यादा कॉन्फिडेंट में नजर आए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है सलमान अली आगा मौजूद हैं, उसके अलावा हसन नवाज हैं, जैसे उस्मान मैंने कहा, लेकिन वो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स से वह बाबर के ये पहली टीम है जिसमें कैप्टन की जगह नहीं बन रही। नहीं सलमान अली आगा की अपनी जगह नहीं बन रही यहाँ जगह देखिए, जगह तो अर्न करनी पड़ती है। देखें जैसे आपने कहा सलमान की, मैंने वही कहा ना कि बहुत सी चीजें इस वक्त भी ज़हन में हैं कि जब टीम सेलेक्ट की गई थी, आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, अब समद को आप लेके टीम में उसको कहां पर खिलाएंगे? आपके पास हसन नवाज मौजूद है, आपके पास सलमान अली आगा मौजूद हैं, उसके अलावा नवाज को भी कहीं ना कहीं आपने फिट इन करना है। फिर अगर आप थोड़े से कुछ प्लेयर्स की नाम ले लें, आई डोंट नो कि इरफान न्याजी के साथ क्या इशू है, उस लड़के ने पाकिस्तान शाहीन्स को T20 में भी कैप्टन किया, फिर जैसन गिलेस्पी ने आपको याद उस पर बयान दिया कि ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स के कोई भी टीम दुनिया की जो सी है वो अपना जो भी खेलती है अपना लीग टीम, इसके लिए वो रेडी, आप उसको पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट था पाकिस्तान के पास, उसको भी आपने ड्रॉप किया, तो बहुत सी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर है। मैं इसलिए कहा ना 1.5-2 महीने रह चुके हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और अभी तक हम लोग फाइनल ही नहीं कर पाए कि हमारी जो प्लेइंग 11 है, हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप के लिए। तो दिस इज द राइट टाइम। आपने श्रीलंका के अंदर जाके खेलना, अच्छी बात है कि श्रीलंका की जो सीरीज है वो पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने वहां पर कोशिश हो रही है कि श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप से पहले आप मैचेस खेलें, क्योंकि वहां पर आपने स्पिन को काउंटर करना है और आपका जो मिडिल ऑर्डर का मसला है स्पिन के खिलाफ वो आपके सामने है, वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम को। अब ये एक और बड़ा सीरियस मामला है, एक्यूज किया है फॉर्मर आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को अंडर द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि उनके कहने पे जो है उनके साथ बिल्कुल अनफेयर जो है बाकी टीम्स के साथ ट्रीटमेंट की जाती है, इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका स्लो ओवर रेट होता है, आईसीसी पर काबू कर लिया उन्होंने, जहां उनके फाइन्स भी बनते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी नहीं कोई और सोल्यूशन निकालेंगे, इंडिया है, इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सारा जो क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं सारा ये इंडिया इन्फ्लुएंस्ड है। एंड ही वाज लाइक कि शुक्र है मेरी जान छुटी है और मैंने ये छोड़ा है काम कि इतनी पॉलिटिक्स आ गई है और इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, जो हम भी कहते हैं हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट बर्बाद कर दिया इंडिया ने, तो ये कैसे? और इससे इस बयान के बाद वो ये डेली टेलीग्राफ को उन्होंने बयान दिया, इससे क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए अगर क्रिस ब्राउन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉड है, ये क्रिस ब्राउन नहीं है, क्रिस ब्रॉड है। क्रिस ब्रॉड की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त आपको पता है वो मैच रेफरी हैं, लेकिन मसला ये कि अगर आप अभी बयान दे रहे हैं तो दैट शोज के शायद आपका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ या आईपीएल ने आपको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है। लेट्स बी फ्रैंक, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता ये कहां पर थे, ये चीजें तो कोई ढकी छुपी है नहीं। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप अंपायर्स की बात करते हैं, प्लेयर्स को भी, अब अगर आप किसी मैनेजमेंट से अगर आप ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान से, खास करके चाहे मीडिया मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजर, एनालिस्ट है, कोई भी है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि जो लीग क्रिकेट है वहां पर वो पाकिस्तान का लड़का रखते ही नहीं है। प्लेयर तो बहुत दूर की बात है, मैनेजमेंट में भी अब वो लड़का रखते नहीं है पाकिस्तान का। और ये चीजें तो होती भी आई हैं, आपको पता है, चाहे अभी एंडी पाइक्राफ्ट की आप बात करें, जिस तरीके से सारा वो ड्रामा रचा गया, किसी आप सब तो, मैं खुद भी अपना एंडी पाइक्राफ्ट के पीछे तो हम पड़ चुके थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बैठ के सोचा कि क्या इतनी वो जुर्रत अकेले कर सकता है, पीछे कहीं ना कहीं आईसीसी की बैकअप होगी, तो आईसीसी के अंडर आते हैं ना, तो इसलिए तो उसने वो इतना बड़ा स्टेप लिया। यहाँ पर सबको पता है, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जो मामला ट्रॉफी का हुआ, चाहे जितना क्रिकेट वाला मामला हुआ, क्या आईसीसी से अभी तक कोई बयान उसके ऊपर आया नहीं आएगा? वैसे टॉस क्रूशियल हो जाता है, मुझे पता है कि टॉस में भी ऐसा हो सकता है। वैसे नहीं, टॉस तो सबके सामने ही होता है, सबके सामने होता है, लेकिन कभी कभार बातें ऐसी होती है कि टॉस में भी मैनिपुलेशन हो सकती है।
देखें, टॉस की अगर बात करें तो मुझे कभी कभी खुद भी फील होता है, मैं ये नहीं कि खाली एक टीम के ऊपर वो लगा रहा हूं, लेकिन जब आप देखें, खास करके इंडिया की टीम को अगर आप देखें, जब भी इंडिया की टीम टॉस करने आई है, ऑब्वियसली कैप्टन्स तो मूव अराउंड तो नहीं करते, कॉइन के पास जाके देखते हो, बहुत ज्यादा दूर उछाला जाता है और हमेशा मैच जो सा रेफरी आपको पता, ऑब्वियसली ही इज द अथॉरिटी, वही बताता है कौन सा टॉस जीता कौन नहीं जीता। उसके अंदर भी आपको पता है पीछे बहुत सी बातें आई हैं कि मामला खराब होते हुए आए हैं, लेकिन मसला इस चीज का है, अभी आपको पता है वुमेन्स टीम के साथ जो हुआ, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के साथ इंडिया के अंदर हुआ, कि आईसीसी ने कोई स्टेटमेंट दी है? कोई आईसीसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। ऊपर से उनके जो मिनिस्टर हैं कल कह रहे हैं कि जी जो वुमेन्स टीम है वो अकेले बाहर फिरने क्यों गई है? आप पाकिस्तान में आए, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। इंडिया के लिए बड़े शर्म की बात है कि आपकी फॉरेन टीम आई हुई है, वहाँ की लड़कियां आई हैं और आपके मुल्क में, आपके शहर में वहाँ हरास हो रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो एक इज्जती इंडिया के सर पे और एक और तरह से वो एक्सपोज हुए हैं। हम तो कहते हैं सबको पता है, लेकिन अब इससे होना क्या है इवेंचुअली कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इतनी बदनाम हो जाएगी कि इसमें वो स्टेक्स ही नहीं रहेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो पैशन नहीं रहेगा। तो देख लें आप। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएंगे नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कराची में ई चालान्स का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरे की आंख से नहीं बच पाएंगे, चालान आएंगे और वो भी इतने ज्यादा हेवी चालान। ये वैसे ये एक डिबेट है कि अच्छी बात है कि थोड़ा ज्यादा हो चालान तो लोग डरेंगे, खौफ आएगा, जल्दी जो है लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा कि किसी के लिए मतलब हमारे साथ बैलेंस जा नहीं रहा। दुबई में तो समझ आ रहे हैं नंबर। ओवर स्पीडिंग पे बाइक की 5,000 रुपए तो हमारे जो उनकी मंथली इनकम है ये उसके हिसाब से। लेकिन एक और चीज़ है, बिल्कुल आपको 5,000 जो लग रहा है ना, अगर आप इसको फौरन अदा कर देंगे तो मेरे ख्याल कोई हाफ हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद होगा क्या? देखिए, आप इंसेंटिव तो वो मिलेगा, लेकिन जब वो 5,000 एक बार पे कर देगा ना, वो ये चले 3,000 पे कर देगा, फिर आगे से वो ओवर स्पीडिंग करेगा नहीं। ये बात है, ये हैवी जुर्माने इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इतने मसाइल है ना। अगर कम हल्का 200-300 है, 400 है, तो बंदा फिर भी लेजी हो जाएगा कि चलो यार दे देंगे। ये आप दे नहीं पाएंगे, दुख होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वो नंबर्स हैं कि हर मुझे लगता है कि आपके सोसाइटी का पर्सन जो है वो परेशान बिल्कुल ऐसे। तो जनाब, ई चालान का सिलसिला, ई टिकटिंग सभी है ना, उनको ये ज्यादा टिकटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है कल से और कैमरों की मदद से लोगों के चालान उनके घरों तक पहुंचेंगे अगर वायलेशन होगी। हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम पीर मोहम्मद शाह साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कल अहम दिन था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है, पकड़ाई नहीं होती, कभी कभार पुलिस एहलकार वहां खड़े होते हैं सिग्नल पे, उनकी मिली भगत से लोग छूट भी जाते हैं। तो जरा कल के दिन से मुताल्लिक बताइए और क्या प्लान्स हैं आपके आगे? थैंक यू ज़ुहैब एंड नादिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखें, ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। ये बिल्कुल एक शिफ्ट है हमारे सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। पहले आज तक जो है मैनुअल होता रहा और वो पॉसिबल ही नहीं था लोगों को रोड्स के ऊपर रोकना। शारा फैसल को ही आप उठा कर देख लें, कोई अगर ओवर स्पीडिंग करेगा तो हाउ वुड यू स्टॉप देम? उनको रोकना उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता था। तो अब हमने ये पूरे शहर के अंदर मखसूस जगहों पर कैमरे लगाए हैं और फिर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे थे, उन गाड़ियों के अंदर हमने ट्रैकर्स नस्ब करके उनका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास ले लिया है। तो इससे कम से कम खौफ पैदा होगा। देखें, कोई भी सिस्टम हो, लॉ हो, उसका मकसद यही होता है कि आपने एक एज ए सिविलाइज्ड सिटीजन बिहेव करना है। अगर नहीं करेंगे तो लॉ इज़ देयर टू टेक केयर। सो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कैमरों के ज़रिए एक खौफ लोगों के दिलों में डाला जाएगा कि कोई उनको देख रहा है हर वक्त। अब कोई डिस्क्रेशन नहीं रही है। पुलिस ऑफिसर को देखकर, मिलकर और उनके थ्रू जो है ना वो अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकते। ना ही वो टिकट्स के पेमेंट जो फाइन्स हैं वो इतने लो हैं कि दे आर इजीली अफोर्डेबल एंड यू कैन पे एवरी नाउ एंड देन। अच्छा, फिर जब ये फेयर क्रिएट होता है तो उससे आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। आप सोचते हैं कि मुझे कोई देख रहा है तो मैंने रिस्पॉन्सिबली काम करना है। और फिर इसमें तीसरी जो अहम चीज़ होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड।
यानी कि पहले का जो सिस्टम था उसके अंदर अक्सर लोग यही शिकायत करते थे कि छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, रिक्शा, ऑटो, चिंची, इनको पुलिस वाले रोकते हैं, जबकि बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर लैंड क्रूजर्स और वो गाड़ियाँ स्कॉट फ्री घूम रही हैं, उनको तो कोई चेक ही नहीं करता। तो दिस इज नॉट अ फेयर सिस्टम। तो सर अगर कोई शख्स जिसको फाइन्स आए हुए, हो सकता है इकट्ठे 2-3 ही फाइन्स आ जाएं और वो कहें कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो फाइन ये पे ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? देखें, हमने ना एक ऐप रखी है अपने सिंध पुलिस के मेन पेज के ऊपर। जब आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो बॉटम राइट पर वो आपको एक ऐप होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जब वो सिटीजन डाउनलोड करेंगे तो उनको एजुकेटिव जो है ना मैसेजेस आ रहे होंगे। अगर उनकी गाड़ी 10 जगह पर वायलेशन करी, हम उसको 10 टिकट नहीं भेजेंगे। हम भी समझते हैं कि अगर एक गाड़ी अगर दिन के अंदर 3-4 वायलेशन कर रही है तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे इट, तो हम उनको हर वायलेशन की मैसेज भेजेंगे वार्निंग की सूरत में उस ऐप के थ्रू, जो ऐप उनके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर होगी और उस CNIC के अगेंस्ट जितनी गाड़ियां उनके नाम पर हैं वो उनको दिखेंगी और उनके अंदर वार्निंग्स जाया करेंगी कि आपकी गाड़ी ने आज बलोच कॉलोनी पुल पर ओवर स्पीडिंग की या फलां जगह पर रेड लाइन जब किया। और टिकट्स आपको फिलहाल जो है, पहली टिकट माफ है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल की स्पीच में कहा, आपने राइटिंग में लिख कर देना है कि यू विल नॉट डू इट अगेन, और अगर दोबारा करते हैं तो पिछली टिकट और जो अगली फाइन है दोनों इकट्ठा आपके पास आएगा। और साथ साथ वो वार्निंग्स आएंगी जिसकी टिकट्स तो इशू नहीं होंगी लेकिन आपको एजुकेटिव यानी कि अवेयरनेस के हवाले से हम आपको ये सर ये बात क्लियर नहीं हुई कि आपकी वार्निंग आएगी, फाइन नहीं होंगे, तो फिर फाइन किस चीज के होंगे? और दिन में अगर 3-4 वायलेशंस हैं तो एक का फाइन आएगा, जरा थोड़ा सा वो क्लियर करें। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है 10 वायलेशन दिन में कर देती है तो हम टिकट एक इशू करेंगे उसका, 9 वार्निंग्स होंगी। वो वार्निंग्स आपको अवेयरनेस के हवाले से होंगी। आपकी गाड़ी ने 9 और जगह पर भी ये मामला किया है तो आप खुद देखेंगे कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, तो एक आपको टिकट जब आप पे करेंगे 5,000 की या 2,500 की अगर 14 दिन के अंदर करते हैं तो फिर आप आइंदा के लिए सबक लेंगे। और हम चाहते भी यही हैं कि लोग बात लाइसेंस तक जाएगी ना सर, फिर तो लाइसेंस आपका जब्त होगा अगर आप रिपीटेडली ये करते हैं। जी हाँ, असल में देखें ना, अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं ना तो इस तरह होगा कि अगर आप 21 दिन तक पे करते हैं तो पूरी पैसे हैं, 21 के बाद डबल पैसे हैं। अगर 3 माह तक आप पे नहीं करते तो फिर आपका लाइसेंस टेम्परेरीली सस्पेंड होगा। और अगर 6 माह मुझे सर एक चीज और बताइएगा कि अभी ये तो ट्रांजिशनल फेज है हमारा, CNIC ब्लॉक होगा जी, अभी तो ट्रांजिशनल फेज है, इसको ये कहा जा सकता है ना कि अभी CCTV कैमरे पूरे कराची को कवर नहीं किया है, कुछ चौराहों को किया है, तो आप इसके साथ साथ ई टिकटिंग के साथ साथ मैनुअली भी ऑपरेट करेंगे, आपके ऑब्वियसली अहलकार मौजूद होंगे? नहीं, देखें, ये चूंकि हैवी फाइन्स हैं, अगर हम रोड्स के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को मशीन्स दे के खड़ा करते हैं तो फिर वही आपके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे कि भाई वो डिस्क्रेशन यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। तो जिन इलाकों में नहीं है और उन इलाकों के लोगों को रिस्पाइट मिला हुआ है वो अपने ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें। और फिर अगर फॉर एग्जांपल बल्दिया का कोई सिटीज़न है या मंगोपीर का है, अल्टीमेटली वो आते तो है ना समंदर पे वीकेंड्स के ऊपर, सदर में, तो उन कैमरों के अंदर वो भी आएंगे अल्टीमेटली। फिर जो बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन सर इसमें ये देखना होगा ना फिर थोड़ी सी लाकानूनियत नहीं पड़ जाएगी? नहीं, और फिर ऐसे सेफ्टी कैसे आ गई? कुछ इलाकों में सेफ्टी है, कुछ में नहीं है। यानी और रॉन्ग वे तो जाना जी हमारा कल्चर बन गया है। अभी आप मलीर साइड पे आके देखें, एयरपोर्ट के पास देखें, तो ये तो एक मामूल है, स्कूल की गाड़ियों ने उल्टा आना है। सबसे ज्यादा वायलेशंस इधर हो रही हैं, आप ये यूनिवर्सिटी रोड पे हो रही हैं, इनको कौन मॉनिटर करेगा? फ्री रन मिल जाएगा ना फिर? वहाँ कैमरास नहीं लगेंगे, वहाँ लोग अपनी खुद जिम्मेदारी पे करें। मैं आपको बताऊं, कोई भी सिस्टम पहले दिन पे परफेक्ट नहीं होता, ये इवॉल्व करेगा। अल्टीमेटली 12,000 जगहों पे कैमरे लगने हैं, ये तो अभी सिर्फ 1,076 जगहों पे लगे हुए हैं। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम, देखें यही तो एजुकेशन है लोगों को। अब देखें लाइक नेक्स्ट ईयर तक ये तादाद आधे तक पहुंच जाएगी। यानी सर फिर वहां तो मैनुअल चालान करें ना, यही बात है। बात ये है कि अब आपके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग जो वहां ड्यूटी दे रहे थे वो अब उनके लिए आसानी हो गई है, उनको इन एरियाज में लाएं। मैं आप वहां मॉनिटर कराएं। कोरंगी का एक ब्रिज है, सुबह आप देखें इस पे क्या हाल होता है, 20 मिनट्स लगते हैं जस्ट टू गेट ऑन दैट ब्रिज, और वहां सब रॉन्ग आ रहे हैं, रॉन्ग वे, सब रॉन्ग वे आ रहे हैं। तो उधर तो आप उनको पता है कि यहाँ हमारे पास कैमरा नहीं है, इधर पुलिस वाला नहीं है, जो मर्जी करो। सर ये तो फिर फायदा नहीं है।
जब तक वहाँ जब तक कैमरास कैमरे नहीं नहीं लगते, आते 1-1.5 साल जो तब आप कह तक रहे हैं। आपकी ट्रैफिक पुलिस को इन एरियाज में होना चाहिए जहां स्कूल्स हैं, जहां रॉन्ग वे एक मामूल बन गया है, स्पीडिंग, हर चीज गलत ओवरटेक नॉर्मल है और कोई खौफ नहीं है। देखिए मैं आपको वही बताने वाला था। हम एक ऐप डेवलप किया है हमने। वो ऐप आपको 1 महीने के अंदर एवरी सिटीजन के हाथ में होगा। यू कैन स्पॉट अ वायलेशन, यू कैन रिपोर्ट अ वायलेशन। आपने सिर्फ तस्वीर खींचनी है और वो हमारे सिस्टम में अपलोड हो जाएगी, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि हमारे कैमरों के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपकी जो वायलेशन की तस्वीर है वो ठीक है और वो वाकई वायलेशन को ही डायरेक्ट बताती है, तो फिर उसको टिकट इश्यू हो जाएगा। सो इन दिस वे वी विल बी द फर्स्ट सिटी इन पाकिस्तान which are giving the rights of Public policing. issuing the ticket to the citizens. Very nice. Yes, ये लेकिन सर community के through देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर एक की ticketing सिचुएशन भी officer आपके सामने introduce है। करेंगे। क्राइम्स की वारदातें, बाइक्स पे आते हैं, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें, तो उसमें थोड़ा सा ये फिर आपको तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। और वो कैसे पेट्रोलिंग होगी कि कोई बगैर नंबर प्लेट के उन एरियाज में जा रहा है जहां कैमरा नहीं है या अपनी और वहां नंबर ट्रैफिक प्लेट पुलिस को भी नहीं है, छुपा रहे हैं। तो वो तो फ्री है ना, फिर तो वो कोई भी स्नैचिंग की वारदात करेगा, निकल जाएगा कहीं से भी। नहीं देखें, ये तो जो स्नैचिंग वाली बात है वो सेफ सिटी के कैमरे जो है ना उसके अंदर इतनी अब सलाहियत आ गई है कि वो अल्टीमेटली वो ट्रैक डाउन कर लेंगे। क्योंकि एक बाइक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ख़ास जगह पे चल रही हो, वो हर जगह पे चल रही होती है। और ये फिर क्राइम कंट्रोल हमारा डोमेन भी नहीं है। हमारा जो डोमेन है वो वायलेशंस को हाईलाइट करना है और टिकट इशू करना है। एक हम अपने कैमरों के ज़रिए करेंगे, 2 ट्रैकर्स के ज़रिए होगा और 3 पब्लिक को हम एक ऐप देंगे जिसमें वो अपनी टिकट्स जनरेट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। और अगर वो हम समझेंगे कि उनकी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन है और उन्होंने सही वायलेशन हाईलाइट की है, तो हम उसका भी टिकट जनरेट करेंगे। इसी तरह देखें ना, सिस्टम तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करेगा। ये आपकी बात बिल्कुल बजा लेकिन सर आपकी पब्लिक पुलिस में मैं तो भर्ती हो गई, कल से 4 घंटे तो मैं वो जो ब्रिज की बात कर रही हूँ मैं खड़ी होके फोटोज लेनी है सबकी। सही है, देख लें आप। अच्छा, और डंपर्स वगैरह के लिए क्या मैं तो ज्वाइन कर लिया आज से फोर्स, क्योंकि डंपर्स का मामला भी बड़ा ज़ाहिर है, लोगों की जानें जाती है, तो ये भी इन कैमरों से आप समझते हैं कि ई टिकटिंग के जरिए उनको भी चालान होगा? तो ट्रैकर भी लगा दिया। हाँ, ट्रैकर, हाँ, बड़ी अच्छी बात। जी देखें, हर किस्म की जो बड़ी गाड़ी है जिसमें ट्रक, ट्रेलर, डंपर, टैंकर, बसेस, मिनी बसेस, सब के अंदर ट्रैकर्स लग रहे हैं। तकरीबन 10,000 के करीब हम ट्रैकर्स लगवा चुके हैं, उनका कंट्रोल हमारे पास है। आप यकीन करें कि एक दिन के अंदर 7,000 वायलेशन जो है ना ओवर स्पीडिंग की हमारे पास आ रही थी जब हम डमी चालान कर रहे थे। तो आप सोचें कि अगर ये 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनको टिकट इशू हो जाएगा। और सबसे हैवी टिकट है ही हैवी गाड़ियों का, यानी 20,000 रुपये का। और फिर अगर वो ट्रैकर्स इंस्टॉल नहीं करते तो ये भी एक फ़ाइन है जो कि 1 लाख रुपए का है। और अगर ट्रैकर इंस्टॉल करने के बाद उसमें फजिंग करते हैं तो उसका भी 1 लाख रुपए का चालान है। देखें, ये डेटरेंसेस हैं, ये आपने क्रिएट करनी है, सिस्टम्स लाने पड़ेंगे आपको, तभी जाके ये अच्छा। देखें उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो एक्सीडेंट्स थे जो कि 90 के करीब थे एक माह के अंदर, अब वो ड्रॉप होकर 50 पे आ गए, क्योंकि ये डमी चालान तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और चूंकि ये डंपर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने भी अपने ड्राइवर्स के जरिए अपनी स्पीड पे कंट्रोल किया, जब भी तो ये फिगर 90 से ड्रॉप होकर 50 सजेशन और है सर, और लाइसेंस का इंशाल्लाह उसूल इसको जरा सा ऐसा और बना दीजिए कि ट्रैफिक कवानीन के बारे में अवेयरनेस हो, उसके बाद लाइसेंस मिले। यहाँ तो बगैर जाए भी लाइसेंस और लोगों एक के बार मिल जाते हैं। सबके लाइसेंस उन्हें पता ही नहीं चेक हो होता जाएं कि और सिग्नल क्या कह रहा है, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट, बड़ी खुशी हुई है हमें जो ये नया आपने नाफिज किया निज़ाम और होने जा रहा है। बस वी आर वेरी हैप्पी। स्पीड लिमिट्स का भी साइन नहीं है, बहुत से ऐसे साइंस नहीं है जो कि बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो रिपोर्टें ना मेरे नंबर से ही आनी है सर। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मसला है सर, ये भी इन चीजों को भी देख रहे हैं आप। कराची में ना 2 स्पीड लिमिट्स हैं, ये सबको आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी गाड़ियाँ जिसको हम HTV कहते हैं उसकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर फी घंटा। और जो छोटी गाड़ियाँ जिसमें कार्स, मोटर बाइक्स, इनकी लिमिट है 60 किलोमीटर फी घंटा। आप इससे ऊपर तजावुज़ करेंगे तो आपको टिकट इशू होगा। इसके लिए बोर्ड्स अब लगना शुरू हो गए, इंशाल्लाह आप थोड़ा मुशाहिदा सर वैसे करें, ये आपको हाँ, दिखना इससे मुझे शुरू हो याद है कि जाएंगे। थोड़ा सा तो स्पीड हम लिमिट लेके- के बोर्ड्स बढ़ा दें जरा,
वो बहुत कम है। इवन शायरा वो भुट्टो पे भी बिल्कुल बड़ी देर साथ-साथ बाद चल आता रहा है है इसके काम। जी स्पीड लिमिट क्या You're बार बार देखेंगे ना तो जहन में रहता है और कि zebra ये स्पीड crossing है, भी, ये zebra स्पीड है। crossing भी। फिर एक वो जो आगे इलेक्ट्रॉनिक You're जो right. आपकी स्पीड को रीड करके फौरन बताते हैं, वो बहुत सारे लगा दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया भाई। मैं तो जोहेब बहुत शुक्रिया। बस शो के बाद मैंने टीम आपने पुल वक्त पे दिया। और मुझे जी, जी, मुझे पता है इससे आइडिया आ रहे हैं कि आपके जो एरिया में लोग हैं प्लीज ये थोड़ी सी खुद भी जिम्मेदारी लें। जिस मोड़ पे जिस जगह आपको लग रहा है ना रॉन्ग वे लोग आ रहे हैं, खड़े होकर उनकी फोटो लेके अपलोड कर दें, क्योंकि अब आप जो है पब्लिक पुलिसिंग करके इसका मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। हर जगह पुलिस का क्या कैमरा नहीं है, आप तो है ना। नहीं, मेरा थोड़ा कंसर्न इस बारे में, ये जो ट्रांजिशनल फेज या उसमें तो ये help करें कैसे ना। होगा 1.5 साल में, जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं होगा तो वहां तो बड़ी इजीली हम हैं, हम अच्छा, हैं, हम हैं। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हम भी इसका हिस्सा बनेंगे और ऐसी तस्वीरें भेजेंगे ना आपको। अब ये कि जो है ना तैयार हो जाओ, एक ब्रेक मैं के तो बाद पकड़ के वापस तस्वीरें आते हैं, अपलोड करनी है। आओ जरा रॉन्ग वे, स्पेशली स्कूल की जो वैन वाले हैं, बचो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Keep आप watching, जाइए good ब्रेक में। आदिया बात कर रही है, चलें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ह्यूस्टन के लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स जो हैं ह्यूस्टन पहुंच रहे। अवार्ड सेरेमनी थी और स्टार स्टडेड इवनिंग, परफॉर्मेंसेस, अवार्ड्स। तो टिकट्स लेके बहुत सारे लोग पहुंचे। और कैसा रहा इवेंट, आई वांट टू नो। बहुत अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। साइड ऑफ द पिक्चर वो आप बता नहीं रहे, क्यों नहीं बता रही वो आप? कौन से लोग तनकीद भी कर रहे हैं लोग इसमें, तो तनकीद क्यों कर रहे बहुत हैं? ज्यादा। अब देखें वो जो मारूफ स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है खबर रियाज साहब, उन्होंने कहा भाई अवार्ड शो जो है ये पाकिस्तान के अवार्ड शो थे। ठीक है ये वहां पर हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवार्ड शोज थे तो इसमें ड्रेसिंग वगैरह का थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए ताकि आप ईस्टर्न लगे, थोड़ा सा अपना कल्चर, अपनी नॉर्म्स चलो, उसको लेकिन जो टिकट खरीद के वहां गए और उन्होंने ये शो देखा, कितना एंजॉय किया। नहीं, फिर ये भी तनकीद हुई है कि भाई होस्टिंग कुछ अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी। वो जो इम्प्रोवाइज किया जाता है वो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे थे होस्ट, थोड़ा लिखा हुआ पढ़ रहे थे, इसलिए जरा बोरिंग हो गया। ये भी तनकीद लोग कर रहे हैं। अच्छा चलिए, फिर नाजिया आपसे- खान से पूछें। फिर परफॉर्मेंस जो थी वो भी लोगों ने, अच्छा, हाँ सब पता है ज़ुहैब, मैंने देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ज़ुहैब ने क्या देखा। चलिए नाजिया खान से पूछते हैं जो कि वहाँ मौजूद थी फ्रॉम ह्यूस्टन। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? जी हम ठीक हैं। थैंक यू, आप अपने में ज्वाइन किया। आप जरा बताएं, बड़े मजे की भाई शाम थी, जबरदस्त इवेंट, सेलिब्रिटीज, क्रीम, सितारे सब मौजूद था। आपने कितना एंजॉय किया, कैसा था इवेंट? जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से इंतजार था कि 10th हम अवार्ड्स जो ह्यूस्टन में हो रहे थे, और मैं डेलिस में हूँ, मैं और बल्कि पूरा डेलिस क्या पूरे यूएस से लोग वेट कर रहे थे। और हम लोग वहाँ पर टिकट बाय करके ट्रैवल करके वहाँ पर गए। और क्योंकि जब सबसे पहले तो मैं हम नेटवर्क का थैंक यू करूंगी कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सोचते हैं कि इस लेवल का शो हमारे लिए लेकर आए ताकि हम इंजॉय कर सकें। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि जब इस लेवल का शो जिसमें इतना पैसा स्पेंड करके इतनी एनर्जी लगा के आप लेकर आते हैं, तो फिर आई थिंक आपको उसके कंटेंट पे, उसके आर्टिस्ट के आउटफिट्स पे, ओवरऑल जो स्किट्स थे, परफॉर्मेंसेस थी, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को रिहर्सल करनी चाहिए थी, टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शो जो था बड़ा अनऑर्गेनाइज था, अनप्रोफेशनल था। नहीं, यानी शो ये लेट तो स्टार्ट आपने हुआ, पूरे लेकिन शो को कह दिया कि अनप्रोफेशनल और डिसऑर्गेनाइज। नहीं, मैं इसके कुछ पॉजिटिव्स भी आपको बताती हूँ। बिल्कुल कुछ अच्छी चीजें थी। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट किया जाए तो नाजिया ज़ुहैब को जो ट्रिब्यूट दिया गया वो बहुत अच्छा लगा। और उसमें थोड़ा सा रमशा खान अगर अपने आउटफिट पे मेहनत कर लेती, वैसे लग रहा था माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, सॉरी टू से, तो वो चीज थोड़ी वो लगी। शोज लेट यानी क्या मून वॉक कर रही थी वो, क्या कर रही थी, या ड्रेस उनका ऐसा था? ड्रेस या डांस? अगर उनकी वीडियोस देखें, उनकी जो आउटफिट थे वो बिल्कुल भी उस परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था वो। अच्छा, आप शायद देखेंगे तो आप खुद ही समझ अच्छा, और जाएंगे डांस स्टेप्स, जो कोरियोग्राफी, डांस कैसा था सारा? हाँ, कोरियोग्राफी भी, वो जो अली जफर की कोरियोग्राफी उनके गानों पे वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे ये वाली जो नाजिया ज़ुहैब के ट्रिब्यूट वाली कुछ पसंद रमशा शुजा का नहीं पसंद आया आपको डांस? अच्छा जी। और शो लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये हम इसको कोई प्रॉब्लम समझते नहीं। हमारे देसी शो लेट स्टार्ट होते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। कितना लेट लेकिन स्टार्ट जब हुआ? शो स्टार्ट हुआ, नाजिया कितना लेट हुआ? काफी लेट स्टार्ट हुआ। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग तो 1.5 घंटा का एटलीस्ट लेट स्टार्ट हुआ। अच्छा। और तो मुझे जो लोग बताएं travel करके आए नाजिया, थे, ये बड़ा भी बात wait मुझे कर रहे बताएं थे। कि शो की होस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी शो,
और वो होस्टिंग से जान भी आ जाती है शो के अंदर, उसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई वो कुछ मतलब सही। हाँ क्या- इम्प्रोवाइज क्या- नहीं किया। हाँ, क्या था? मसला था होस्टिंग में? जी जी बिल्कुल, एमसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं ये कहूंगी कि हर अच्छा आर्टिस्ट अच्छा एमसी नहीं हो सकता, तो इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए था। जैसे मैं अगर कहूंगी कि हमजा सुहेल और दना नीर को उन्होंने जो एमसी की उनकी उसमें बहुत मिस्टेक्स थी। अभी वो मुझे नहीं लगता इस लेवल के शो के लिए रेडी थे। अगर उन्हें देते भी तो फिर बहुत छोटा सा सेगमेंट दे देते कि उनका एक्सपोजर हो जाए, लेकिन वो लाइक अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो इस तरह की कि आप मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं आर्टिस्ट का नाम, फिर आपको करेक्ट कराया जा रहा है, आप फिर मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ तक कि वो आर्टिस्ट पीछे मुड़ के बड़े रूडली अपना नाम करेक्ट करके कहते हैं मेरा नाम। यानी वो जरा घबराहट सी उनकी होता अपनी है। फ्रेटर्निटी यानी बेंचर भी सही नहीं के था। उनको नाम नहीं पता अपने अपने आर्टिस्ट का, उसी घबराहट field में से? फिर यही होता है। नाम इन पे आई थिंक उनको पता था या उनकी प्रोनाउंसिएशन सही थी, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जिस तरह उन्होंने वहीं या आके nervous mistake हो की गए। है और अनाउंस करना शुरू कर दिया। और कौन कौन दूसरी होस्ट थे चीज़ उसके अंदर? कि ये एक और धोखा तो आपने artist डाल का- लिया जी। एक और आर्टिस्ट का नाम ही नहीं लिया गया और वो आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके कह रही है कि यहाँ मेरी एंट्री थी और ये मेरा नाम लेना भूल गए हैं, तो मुझे ओहो। पीछे से धक्का दिया कि ये तो तुम्हारी यहाँ पर एंट्री थी। सर मैं नाम भी ले लूँ हुमायूं सईद, तो इस लेवल का अच्छा, जब हुमायूं show बना सईद तो ने ये ये चीज़ें क्या, वैसे आप हुमायूं लोग सईद करेंगे। की नाजिया समझ नहीं आई बात। हुमायूं सईद ने क्या कहा? जी। स्टेज पे आए उनका हुमायूं नाम नहीं सईद ने लिया। स्टेज पे आके कहा कि यहाँ मेरा नाम ही नहीं लिया गया, हालांकि यहाँ मेरी एंट्री थी, तो मैं अपने नाम का वेट करता रह गया, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया तो तुम्हारी एंट्री है, जाओ। तो वो खुद ही आके वो कह रहे हैं ये क्या आपके स्टेज पे सुपरस्टार है आके। हुमायूं तो सईद उनका उनके नाम साथ। लेना नहीं। और कौन थी, कौन उस वक्त होस्टिंग कर रहे थे, कौन लोग थे? दनानी दरानी के अच्छा, ऊपर ये इसके अलावा जो यानी कोई जोक्स छोटी-छोटी या चीजें ह्यूमर, हैं, आपके लेकिन, स्किट्स, होस्टिंग में तो ये भी है ना कि लोगों से इंटरेक्शन, स्किट्स, बातें मजे की, वो आपको नजर आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छी जो एमसीइंग होस्टिंग होती है उसमें आप बड़े स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत सी चीजें उसी वक्त होती हैं, आपको उस वक्त जवाब देना है, इंटरेक्ट करना है, तो वो बड़ा जरा कॉन्शियस थे कि हम स्क्रिप्ट बेंटन अच्छा होता है, उसमें ज़ाहिर इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सही कह रही हैं, वो नहीं देखा आपने। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा जो जनरली सबसे बड़ी चीज आपकी फ्रेंड्स वगैरह आसपास सब लोग क्या कह रहे थे? वो दे डिसअपॉइंटेड और दे वर हैप्पी? उनको जी उनकी भी क्या बिल्कुल, जिस तरह मेरा फीडबैक थी? फीडबैक नहीं है, बल्कि जो लोग भी थे मेरे साथ गए हुए थे या इन जनरल मैंने बाद में लोगों से पूछा, सबका ये फीडबैक है। और एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो आर्टिस्ट के आउटफिट्स थे, मुझे समझ नहीं आती, हमारे इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, हमारा हम जिस लेवल का जब ओवरसीज स्पेशली शो देखने जाते हैं तो इसमें हम अपना कल्चर देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, अपने आर्टिस्ट को उन खूबसूरत आउटफिट्स में देखना चाहते हैं जो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने आउटफिट को इतना सीरियसली नहीं लिया। वो जो पहन कर आ रहे थे उससे बेहतर तो जो ऑडियंस में लोग थे उन्होंने अच्छे पहने हुए थे, तो उनकी जो रेड कारपेट लुक थी, सॉरी टू से, यानी क्या रिवीलिंग थी, रिवीलिंग ज्यादा थी या फिर वेस्टर्नाइज थी बहुत ज्यादा, क्या था? नहीं, कुछ तो उन्होंने वेस्टर्न पहने थे, तो वेस्टर्न तो हमारा कल्चर ही रिप्रेजेंट नहीं करता। आजकल तो फ्यूजन आ गए हैं, आप बिल्कुल प्योर देसी ना पहने, आप फ्यूजन में चले जाएं, उसका थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहिए। जैसे मैविश है, आपने देसी पहना मगर वो ऐसे लग रहा था वो किसी का वलीमा अटेंड करने आई है, हाँ। बहुत सीधा सा शलवार अच्छा। कमीज, तो उस पर थोड़ा ग्लैमर भी आपका दिखना चाहिए। लेकिन हानिया खान, मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो क्या देसी था, परदेसी था तो पता नहीं, सॉरी किस किस्म का देसी था। बाकी भी जो आर्टिस्ट थे, दना नीर का लग रहा था वो सिंड्रेला टाइप की ड्रेस पहन के आ गई है। तो ओवरसीज हमारे तो डिजाइनर्स बड़े अच्छे हैं, लोग वो यही कह रहे थे कि हमें तो वो देखने को मिलेगा कि उनके आउटफिट्स, तो आउटफिट्स है तो बहुत ही मायूस किया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आई थिंक उस पर कोई मेहनत नहीं ये की समझ गई। नहीं आ रही अच्छा, कि क्या मजे की कहें बात इसको। मैंने हाँ, जी जी। जी मैं इसलिए कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने पहले भी जब ह्यूस्टन में ये हुए थे अवार्ड्स अटेंड किए थे तो इससे बहुत बेहतर थे। मुझे ऐसे लगा है कि इसमें बहुत अब कमर्शियल टच आ गए हैं, उन्होंने मेहनत कम करनी शुरू कर दिया और उनको लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं देखने की, बहुत आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमें अगर ये आप सोच रहे हैं कि जो दिखा दिया जाएगा हम खामोशी से देख लेंगे तो ऐसा नहीं है। बाद ये में तो believe हम me, मैनेजमेंट कितने को लोगों ने सीरियसली कहा कि सोचना आइंदा चाहिए हमें फ्री टिकट भी मिलेगा तो हम कि attend नहीं बिल्कुल कि ये शिकायतें और ये मसाइल हैं तो बिल्कुल उनको सीरियसली performance लेना भी की चाहिए। थी artist अच्छा, ने। इसके टिकट की क्या प्राइस थी नाजिया जो आपने टिकट्स खरीदे? एक तो ये कि एक शहर से दूसरे टिकट शहर की आना, होटल वगैरह सब कराना। प्राइस हाँ जी एंड पे तो बहुत चली गई थी, लाइक आई थिंक जो वीआईपी वो थे वो तो एंड पे तो बहुत ज्यादा थी। शुरू में 100 से लेकर आई वुड से 700-800 तक थी।
प्राइस थी, लेकिन बाद में वो फिर शुरू में ऐसा है कि सब लोग उठा लेते हैं और फिर वो ब्लैक में टिकट जारी अच्छा, थी, और तो $1,500 कितना क्राउड आया था? कितना, हमने तो बहुत लोग देखे वहाँ, बड़ा अच्छा टर्न आउट था। क्राउड अच्छा था, टर्न आउट अच्छा था, इसलिए कि लोग पूरे यूएस से आए थे और सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इवेंट। तो लेकिन उनमें से बहुत लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम फ्री में भी ये इवेंट हो तो हम नहीं जाएंगे, और टुवर्ड्स द एंड लोग उठना शुरू हो गए थे। उठना शुरू हो गए। अच्छा, तो कौन सी, crowd अच्छा था, full थोड़ा था। सा परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि ये एक हाईलाइट होती है अवार्ड्स की कि जी डांस परफॉर्मेंसेस होगी। हमारे सईद ने महविश शहाद के साथ उनका एक परफॉर्मेंस थी, तो और भी परफॉर्मेंसेस और सॉन्ग्स, सिंगर्स गाने गाते हैं बड़े अच्छे, उनके बारे में भी बताएं कैसे, कितने अच्छे थे। परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी भी थी परफॉर्मेंसेस, लेकिन लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि अली जफर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमायूं और माविश की मुझे बस जस्ट ओके, खास उसमें मेहनत नहीं लग रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूं सब परफॉर्मेंसेस को, तो आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। नाजिया मतलब अच्छा था या बुरा था? डटशेयर में बताया। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और मुझे शुरू में लग रहा शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से मैंने पूछा तो सबका फीडबैक यही था, शो अच्छा नहीं था, उसमें कमर्शियल टच बहुत आ चुका है, उसमें लाइक ऐसे लग रहा था उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं की थी, दूर जब वो ला रहे हैं तो बस अब उसे बस रिहर्सल्स नहीं हुई, कुछ उस पे मेहनत नहीं की। और चलो मैं सवाल ही कर रहा हूँ, जो इंडियन पता अवार्ड्स होते हैं या फिर दीगर अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, उनसे आप सोच रही थी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए? नहीं, माजी में बड़े अच्छे होते रहे ये अवार्ड्स, अच्छे होते रहे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैंने जब पहले अटेंड किया था 4 साल पहले ह्यूस्टन में, वो काफी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि उससे अच्छा नहीं तो एटलीस्ट वैसा तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहूँगी ऑर्गेनाइज नहीं था, बस उसमें एक ना बस ऐसे लगता है जैसे ये लोग सब आर्टिस्ट को लेकर आ जाते हैं और वहां जाके थोड़ी आई बहुत थिंक rehearsal नहीं, और वो की। सही बात मतलब है, खुद सोचिए लॉजिस्टिक्स ना, और artist चीजों ने पे नाम मेहनत दिया। ज्यादा, कंटेंट पे मेहनत कम, और इनको ये अब सीरियसली लेना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि Exactly. किन आर्टिस्ट को देख के बहुत एक्साइटेड हुए वहाँ के लोग, बहुत आपको लगता है कि क्रेजी हो गए हों, बहुत चीखें मार रहे हों, मिल रहे हों तस्वीरें, अच्छा ज्यादा किसके साथ था आपने देखा क्राउड का? बिलाल अब्बास को देख के तो वहाँ की पागल हो गए यंगस्टर्स, सब पागल हो गई थी। बिलाल अब्बास की बहुत ज्यादा, आद रजा मीर, उनको देख के। अच्छा, मैं ये मेंशन करूँ, हमारे जो मेल आर्टिस्ट थे उनकी वो बड़े अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से, उनके आउटफिट्स भी अच्छे थे। एक थोड़ी उन्होंने गड़बड़ की कि उन्होंने उनको वेलवेट की जैकेट पहना दी। आई डोंट नो, ह्यूस्टन का वेदर, टेक्सास का आप लोगों को पता है इतना हॉट बिल्कुल, वेदर है, गर्मियों में तो बहुत ही गर्मी होती है। खान उठाए कलर्स में और उनको पहना। अच्छा, जो अवार्ड्स मिले हैं मुझे बताएं। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट में किसका? हानिया को देख के सब बड़े खुश हुए होंगे, दाना नीर भी थी। फीमेल आर्टिस्ट में हानिया के लिए लोग एक्साइटेड थे, बिल्कुल बिल्कुल। हानिया, दाना नीर के लिए इतने ज्यादा नहीं थे, हानिया खान के लिए लोग बहुत। लेकिन जब इतनी चीजों पे आप वो कह रही है, तो अवार्ड्स जो मिले हैं मुझे बताएं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसे मिला, किन अवार्ड से आपको लगा कि नहीं यार ये डिजर्व नहीं करते, ये तो कोई लॉबी चल गई है, कोई लीग है? हाँ, कहीं कहीं लगा लॉबिंग चल रही है, लेकिन सज्जल अली का सही था अवार्ड, आई वुड से कि वो, और लेकिन उनकी विनिंग स्पीच पे मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा वो स्टटर कर रही थी, मैं भूल गई, मैं ये, वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगा। और बाकी मेन इनके आई थिंक अवार्ड्स कहीं कहीं लगा। वो सजल का वो भी तो हुआ था यासिर हुसैन से, जो वो वाली क्या बात हुई थी ज़ुहैब? हाँ, वो सजल का यासिर के साथ भी तो कुछ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ और के उन्होंने कहा कि पहले आप स्क्रिप्ट पढ़ लें फिर कर लेंगे बाकी बातें सारी। वो क्या हुआ था? वो क्या था? जी, वो एक्चुअली उस पार्ट पे मैं थोड़ा बाहर फोन सुनने चाहिए थी, तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाह रही, लेकिन वो मैंने भी सुना कि वहां पर कुछ ऐसा इशू हुआ था। मैं एग्जैक्टली मैंने क्योंकि वो देखा नहीं तो इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगी। लेकिन वो पार्ट भी बड़ा लोगों ने डिस्कस किया बाद में, और बड़ा, और उनकी स्पीच बड़ी माठी स्पीच थी। मैंने किसकी स्पीच माठी थी? और बाकी सजल की। हालांकि वो इतनी मतलब अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा, यासिर तो होस्ट भी कर रहे थे ना, अच्छे अपने बोलती हैं, उनकी तो एक्टिंग, यासिर हुसैन तो होस्ट भी कर कमाल रहे होती थे, है। तो उनकी कॉमेडी कैसे आपने देखी? अक्सर तो अच्छी कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। हंसी नहीं आ रही थी, कॉमेडी तो पता नहीं कैसी थी, बस उस पे हंसी नहीं आ रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था ये क्या इस पे है, तो हंसे आए हुए हैं तो हंसना भी था,
क्लैपिंग भी कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी, मैं कहूंगी कि ये वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि कॉमेडी को भी थोड़ा सा मतलब बेहतर किया जा सकता है। वो ऐसे डॉक्टर बने हुए सबकी नब्ज चेक कर रहे, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, आपका दिल धक 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 कर रहा है, मतलब ड्रैग सा लगा आपको उसमें- कुछ? हाँ, पंच नहीं था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा कोई भाई क्या मुझे बताया, अब मुझे बताया क्या कह रहा है। पता आई थिंक कि ये चीज़ें I'm ना, sorry? ये जो आपके एक्सपर्ट कॉमेडी लिखने वाले हैं ना, ये उनसे लेके लिखवाना चाहिए। बिल्कुल एक्सटेम्पोर होस्ट खुद ही तैयारी करके आए, या जो उनको कुछ अगर वीक कंटेंट मिले तो ऐसा होता है। ये बड़े अच्छे हमारे कॉमेडी करने वाले हैं, यूट्यूबर्स भी इतने मजे का, मैं तो कहती हूँ कि हाँ, उनको उनमें ये से काम- वैसे उनको भी लेके जाना और चाहिए। उनको बुलाना चाहिए। और Exactly. मुझे लगता है, आपको ये नहीं लगता कि सेम फेसेस हर साल आपको नजर आते हैं? बिल्कुल सही। अब मैं उनके क्या नाम लूं कि उनको देख देख के हम थक चुके हैं, क्योंकि वो बाद में भी आपको पता है ये फंड रेजर्स के लिए रुक जाते हैं और वहां भी अपना फंड रेजर्स भी प्रमोट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो लास्ट टाइम भी वही फेसेस हैं, इस दफा भी वही फेसेस हैं। तो कुछ नए लोग हम देखना, नए आर्टिस्ट देखना चाहते थे। तो ये चीज भी बड़ी इस चीज में भी डिसअपॉइंट किया कि आप अपने और आर्टिस्ट को मौका दें। ये मुझे मतलब लोग भी यही कह रहे थे कि हम नेटवर्क की एक लॉबिंग है, तो उन्हीं आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, उन्हीं आर्टिस्ट को लेके जाते हैं, उन्हीं आर्टिस्ट को अवार्ड देते हैं। और तो जी वो हमें भी अब 2 दफा स्कोर कार्ड क्या रहा फिर? नाजिया और नादिया मुझे बता दे, दोनों आप मिलके, बस मुझे नतीजा चाहिए आप और दोनों का। नाजिया ने बहुत मतलब क्या रहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बड़ी सच्चाई से आपने बताई बातें। कितने मार्क्स, 10 यानी 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप इस अवार्ड्स को? 10 में से थोड़ी जेनरस हो जाऊं, हमारा पाकिस्तानी शो था, आई वुड से या ऑनेस्ट हूं तो 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10, चलिए ठीक है। और इतने सितारों और इतने स्टार्स के साथ वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ये तो 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए था, जितने स्टार्स वहाँ मौजूद थे, जैसा मौका था नाजिया। और देखिए, एक तो हमारे यहाँ अवार्ड्स ही बहुत कम है, होते ही नहीं है, और ये इतना बड़ा अवार्ड है और इंटरनेशनल अवार्ड होता है, यही एक मौका है और इसमें कोई कसर रहनी नहीं चाहिए। और प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हमारे आपने सही कहा, सोशल मीडिया से बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस, बड़े जबरदस्त आई कॉमेडी, थिंक उनको क्यों नहीं लेके फोकस ये जाते? होता है कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी था वहाँ, वो भी था, लेकिन वो वहाँ थे, उन्होंने क्या किया, क्या परफॉर्मेंसेस थी, सिर्फ स्टार्स के साथ। मुझे तो लगता है जब सिर्फ डांस करा देना उन लोगों से जिनको नहीं डांस का पता, जो नहीं कर सकते, वो आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, या तो उनको कोई परफॉर्मेंस दे दें वैसे ही एक्टिंग की, लेकिन इसमें आप फिर मजाक अपना ना बनाएं, क्योंकि वो सर्टन स्टार है और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाकई इस अवार्ड से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इंटरनेशनली जब आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। देखा, मैंने कहा था ना कुछ बातें हो रही हैं ऐसी, आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं, मुझे मैं नहीं यकीन करती, अभी सुना है तो मुझे लगा ओह सही। ओह, चले जी, ऐसा भी था। प्रोग्राम का खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।